इस्लाम से शुरू हुई, 712 से 1206 तक आई, 1206 से 1526 तक आई, 1526 से ऑनवर्ड्स वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 1857। यहां तक बेटे एक एक बात आपको लिंक के साथ अमीर हमजा समझ आ रही है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल। और वो जो मैं कहता हूं कि चीजों को याद करना नहीं है, याद रखना है, वो समझ आ रही बात सारी का जी नहीं? सर, बिल्कुल। कहानियों की तरह हार्ड डिस्क का दिमाग का हिस्सा बना लेने से देखें, आपको ना हमें 10-10, 15-15 साल पुरानी बातें याद होती हैं। अब्बा जी फूफो को भाई की शादी पे नहीं बुलाना, इन्होंने 12 साल पहले अम्मी को ये कह दिया था। अब ये बात हमने कि रजिस्टर में लिख के हेडिंग दे के नीचे याद भी रखी, बस वैसे क्योंकि जेन का हिस्सा बन गई ना मेमोरी का। तो इन चीजों को मेमोरी का हिस्सा बनाने की बजाय अपने इन कहानियों को जो हमारे काम आनी है, इनको माइंड का मेमोरी का हिस्सा बनाइए। और ऑलवेज कीप ऑन थिंकिंग कि जो भी चीज मैंने पढ़ी है इसको मैं आइडियोलॉजी से रिलेट कैसे कर सकता हूं, इसको मैं करंट जो सर्कमस्टांसेस हैं सब कॉन्टिनेंट के, उससे मैं कैसे इसको रिलेट कर सकता हूं। अमीर हमजा ठीक है बात? दुरुस्त सर, बिल्कुल। अच्छा जी, अमीर हमजा कहाँ रहते हैं आप पाकिस्तान में? सर मैं कराची से, मेरा ताल्लुक है। कराची में मेरा बेटा जी, तो किस इलाके में कराची के? सर बाथ आइलैंड में हूँ। बाथ आइलैंड? जी सर। ये नाम नाम है? सर काफी आयरॉनिक है सर। जी सर, बाथ आइलैंड जगह का नाम है और आजकल काफी आयरॉनिक नाम हो गया है क्योंकि पानी वो बहुत तो ज्यादा आ गया है बाथ आइलैंड के अंदर। वो तो बेटा इत्तेफाक से हो गया ना, लेकिन इसका नाम वैसे ही बाथ आइलैंड है हकीकत जी में। जी 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 सर, बिल्कुल। अच्छा दैट्स ग्रेट। तो ये कराची में ही है ये इलाका या कराची के आसपास है? नहीं नहीं सर, कराची में ये सी व्यू की तरफ है। एक लैंडमार्क है हमारे पास, 3 तलवार, उसके साथ है ये। अच्छा, तो आई हैव बीन टू कराची, जहाँ पे सी व्यू फ्लैट्स है ना, जहाँ पे जी सर। सामने बिल्कुल ही सामने फिर समुंदर आ जाता है। तो आई हैव बीन देयर वे बैक इन 1997 आई सपोज। तो आई वाज अबाउट टू बी ड्राउन्ड इन द सी, क्योंकि मैं मेरे मामू थे वहाँ मेजर थे, तो यूज्ड टू लिव देयर, उनके पास गया हुआ था। तो मैं जनाब रात के वक्त वो मुझे लेके गए, उस वक्त समुंदर बड़ा शांत था, बड़ा पुरसुकून था। तो हम आगे तक रेत पे चल के चले गए और पानी आता था पाँव तक और वहां से वापस टकरा के चला जाता था। तो इट वाज अ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस। तो नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने वोक अप, तो मामू जा चुके थे काम पे, तो मैंने मामी को कहा कि जी मैं बाहर जा रहा हूँ जरा। उन्होंने कहा अच्छा जी ठीक है। मैं समुद्र में चला गया था, उस वक्त समुद्र तेज चल रहा था जरा। तो मैं अंदर जाके खड़ा हो गया जी, वो समुद्र की वो लोगों ने चीखें मारी ऊपर से। तो मेरा रात का एक्सपीरियंस है कि मैं वहां खड़ा रहा था, कुछ नहीं हुआ था। तो मैं कहते पागल है, डरपोक लोग, बुजुर्ग डरते रहते हैं। तो लेकिन जिस वक्त उस समुंदर की वो लहर वेव आई है मेरी तरफ, तो वो मेरे कद से ऊंची थी वेव, और उसने मुझे उठा के वो जो पत्थर नहीं होते पीछे जो लगे हुए हैं जी उन जी पे सर। मारा। तो क्योंकि जब एन वेव पास आई मेरे, तो मैंने महसूस किया कि ये तो कोई खतरनाक चीज है। तो मैं मुड़ा और मैंने साहिल की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन दैट वाज टू लेट। उस वेव ने मुझे उठा के सामने पत्थरों पे मारा। चेहरा बचाने के लिए अनकॉन्शियसली बंदा ऐसे करता है, मैंने ऐसे किया ना तो पत्थर मेरे हाथ में आ गया। और क्योंकि मैंने ज्योग्राफी बहुत ध्यान से पढ़ी हुई है और मैं पढ़ाता भी रहा हूँ, मेरी बुक्स भी हैं ज्योग्राफी पे, तो मुझे ये एहसास था कि अब जब ये ज्यादा डेंजरस, ज्यादा लीथल तब होगी ये वेव जब व्हेन इट विल गो बैक। मैं ठीक कह जी रहा हूँ ना सर, जी? बिल्कुल सर। बस वो जिस वक्त वापस गई तो उसने ज्यादा ताकत से खींचना था और उठा के साथ ले जाना था हमेशा के लिए। तो मैंने वो जो पत्थर थे ना जिन पे मैं टकराया था जाके, मैंने उन पत्थरों को ना पकड़ लिया जोर से। और मुझे आज तक याद है वो वेव वापस गई तो बकायदा मुझे खींच पड़ी है, खींचा गया पानी से। लेकिन मैंने पत्थरों तो पकड़े बचत होगी पता नहीं सामा। फिर मैं उन पत्थरों पर ही ना ऐसे चढ़ के ऊपर चला गया। तो वो जो इर्द गिर्द पर लोग खड़े हुए थे ना, वो सारे मुझे देखिए, एक ने कहा भाई बच गए हो छोटे भाई, क्या करते हो? जो बुजुर्ग थे वो आगे भागे, बेटा तुम पागल हो। तो उस वक्त खैर मुझे कोई होश ठिकाने नहीं थे, मेरे भी ट्रॉमा में था ना, क्योंकि एक तो लहूलुहान हो गए थे बाजू बाजू बहुत सारे, और दूसरा वो नमक वाला पानी लगा था समुद्र का वो, और जिसको है ना जख्मों पे नमक छिड़कना। जी तो जी बार सर। अल्लाह ताला की जात ने बचा लिया। आपने ये लेक्चर पढ़ना था, रिसीव करना था, इसलिए तो मीर हमजा साहब सिर्फ आपका लेक्चर सुनने के लिए जो है ना मैं बच बिल्कुल गया। सर। ठीक है जी। जी सर। ओके, तो मीर हमजा कल बात कहाँ तक पहुंची थी? सर बात पहुंची थी कि इंसेप्शन ऑफ द ब्रिटिश एंट्री इनटू द सबकॉन्टिनेंट, जो ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई थी उसके बाद जो ब्रिटिश रिवेंज आना था, हाँ जी, आपने हमें उसके बारे में पढ़ाया शाबाश। था। यहां से हमने गुफ्तगू को स्टार्ट करना है जी। और अब तक मुझे हसान नजर नहीं आया यहाँ पे, शायद नजर आया था। अहमद शाह साहब आ गए, कहते हैं गोरों को काली जगह बंद कर
वाह वाह अहमद शाह, यू मेड माय डे यार, मजा आया बात का। अच्छा जी, हसान अहमद आ गए थे, जी सर हुक्म। अरे भाई हुक्म नहीं है भाई, कोई भी तो वैसे कह रहा है, मेरा बेटा नजर नहीं आ रहा मुझे। अच्छा जी, तो हसान आज बारिश हो रही है तलागंग में, लिखे जरा। अच्छा, तो अमीर हमजा, कराची में जी बारिश सर। हो रही है कि रुक गई है? सर अल्हम्दुलिल्लाह अब तो फिलहाल रुक गई है, 4-5 घंटे हो गए। चलो अल्लाह करे रुक ही रहे। तो आपके इलाके में कितना पानी खड़ा, घर में तो नहीं आया पानी? नहीं सर, हमारा इलाका थोड़ा हिल पे है तो सारा पानी नीचे की तरफ चला गया था अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब ऊपर हमारे मेन रोड और हमारे घर की अल्हम्दुलिल्लाह, तरफ नहीं आया। लेकिन जब अल्हम्दुलिल्लाह, यानी लेकिन लोगों का जब बेड़ा आप गर्क हो जाए और तू कहे अल्हम्दुलिल्लाह है। नहीं नहीं सर, हमारी नहीं नहीं सर, यार हमारे कितने पूरे तुम इलाके में। खुदगर्ज इंसान हो यार, इतने खुदगर्ज इंसान हो। नहीं तो पूरी अच्छा हाउसिंग कॉलोनी बच गई थी। चलें जी, वेरी गुड। तो बात यहाँ पे पहुंची थी कि दो लोगों को भेजा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिवेंज लेने के लिए। एक का नाम था एडमिरल वॉटसन और दूसरे का नाम था मेजर रॉबर्ट क्लाइव, CLIVE, मेजर रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है जनाब, लिख जी लिया? सर। मेजर रॉबर्ट क्लाइव, CLIVE, और एडमिरल वॉटसन। यहां दो नाम लिख भी दें आप दोनों में से कोई, आप लोगों में से कोई, ताकि इसको जो पढ़ लें। यार ये चैट प्राइवेट हो गया एडमिन? नहीं, बाकी लोग नहीं पढ़ रहे एक दूसरे की बात लिखी हुई? नहीं पढ़ रहे? फिर तो कोई फायदा नहीं है लिखने का, फिर क्या फायदा है, रहने दो। अच्छा जी, तो मैं क्या कह रहा था, ये दो लोग आ गए थे इंतकाम लेने, लेकिन इंस्टेड ऑफ टेकिंग रिवेंज फ्रॉम नवाब सिराजुद्दौला, एडमिरल वॉटसन और रॉबर्ट क्लाइव ने आर्गुमेंट्स शुरू कर दिए, नेगोशिएशंस। एंड ओनली विद द हेल्प ऑफ नेगोशिएशंस, इन्होंने ना सिर्फ दे मैनेज टू रीओपन देयर फैक्ट्रीज। जी अमीर सर। हमजा याद आ गई बात? जी सर, बिल्कुल उनकी बंद फैक्ट्रियां करवा बंद दी कर दी थी। थी, सील कर दी थी नवाब ने फैक्ट्रियां। जी सर। अच्छा, they did not only manage to reopen their factories but to get the privilege of free trade license back as well, only with the help of arguments। लड़ नहीं रहे, इंतकाम लेने आए हैं लेकिन लड़ नहीं जी रहे। और क्या कर रहे हैं भाई, और इन्होंने अपने जो प्रिजनर्स अलाइव थे वो भी, ऑब्वियसली वो जो अलाइव थे उनको आजाद करवा लिया। एंड देन दे रोट अ लेटर टू नवाब, in which they wrote ke Nawab Saab, you have been found guilty of launching an attack on the premises of East India Company, arresting 146 people, out of which 123 died in your imprisonment. So this letter is here to inform you that we are going to launch an attack on your state. लो जी, ये खत पढ़ना था जी कि सर। बहुत हंसा जी नवाब, नवाब बहुत हंसा। तो अमीर हमजा, नवाब हंसता क्यों है? सर पता नहीं। यार वो इस बात पे हंस रहा है कि ये छोटे से लोग मुट्ठी भर में इतनी बड़ी स्टेट का नवाब, एरोगेंस है ना, और ऑफ जी एरोगेंस सर। हंस रहा है गुरूर में कि यार ये होते क्या है, इनकी औकात क्या है, मैं या तो इनको मजा चिखा दूंगा और मैं कर दूंगा इनकी ऐसी की तैसी। हाँ जी, इनको क्या कर बहुत देगा मारूंगा। मीर हमजा, क्या कर देगा उनकी? ऐसी की तैसी सर, बहुत ना मारेगा ना इनको। ना ना ना, ऐसी की तैसी नहीं, ऐसी की तैसी। मजा है ऐ, बात का ना, पता चले मार ऐसी पड़े की तैसी। कैसी। और कहता हूं उनको शूजो शूज कर दूंगा जी मैं, जूते मार मार के। अच्छा जी, फिर क्या हुआ? इसने जनाब अभी हंस ही रहा था, नवाब के एक सिपाही आया, उसने कहा नवाब साहब बाहर अटैक हो गया। तो नवाब ने जी कहा सर। जाओ मुझे क्या बताते हो, मारो पकड़ के। वो चला गया। थोड़ी देर बाद एक सिपाही आया, उसने कहा नवाब साहब बाहर बहुत मार पड़ रही है, बहुत मार पड़ रही है और हम तकरीबन जंग हारने वाले हैं। तो नवाब ने कहा शट अप, मार क्यों पड़ रही है, इतनी बड़ी फौज मेरी वो थोड़े से लोग। नवाब ने फौरन टीवी लगाया तो देखो हर तरफ नवाब की फौज का कंट्रोल था। तो नवाब ने कहा ए झूठ कहने वाले सिपाही, देख हर तरफ मेरी फौज का कंट्रोल है। तो सिपाही ने कहा नवाब साहब आपने पीटीवी लगाया हुआ है, जरा ARY लगाए तो आपको पता चलेगा कि कितनी मार पड़ रही है जी। अच्छा जी, और आगा फरहान अली, आज माइक ठीक हो गया बेटे, आपसे बात करें कि ना करें बता दीजिएगा मुझे। अच्छा जी, तो नवाब ने ARY लगाया तो देखा वाकई बहुत मार पड़ रही है। मीर हमजा सो गया? हेलो, अरे भाई कहां गया मीर हमजा? वो पानी में तो नहीं बह गया कहीं, पता करो यार। मीर हमजा कहां गया भाई? अच्छा, कह रहा है सुहेल अरसलान, कहते हैं यार भाई लगा रहा होगा। अल्लाह रहम करे भाई, पानी में पकड़ो, कहां गया यार वो?
अमीर हमजा लाओ यार, तुम्हारा अमीर हमजा कहाँ गया? हमारा अमीर हमजा ला के दो, मैं मुझे नहीं पता। मंजियां संभालने गया है, बारिश आ गई। आसान है, कहते हैं मंजियां संभालने गया। अच्छा जी, तो आगा फरहान साहब से बात कराएं जी। देखिए आज बेटे के पास माइक ठीक है कि नहीं है। आज भी पॉसिबल ना हो पाएगा सर। ओके, बात कराएं जी मेरी, आप सोहेल असलम साहब से बात कराएं। मैं कहता हूँ सारे बच्चों से बात हो ना, इंटरेक्शन सबसे हो जाए। सोहेल असलम से वो कह रहे हैं सर मी। लो जी, मैंने पहले ही कह दिया मेरे बेटे से बात कराएं। हेलो हेलो गांव वालों, कहाँ हो ठाकुर? सोहेल असलम कहाँ भाई? हेलो आवाज आ रही सर? जी मेरे बेटे, अब आवाज आई है जनाब। जी सर, अब आई है बस। हाँ ऐसी जी है। सोहेल साहब, क्या क्या हाल हाल सर आपका? है? ठीक सर, अल्लाह का शुक्र। आप पाकिस्तान के किस इलाके में पाए जाते हैं भाई? सर लाहौर में। लाहौर में ही है जी। लाहौर में भी आज सुबह से बारिश हो रही थी, अब थोड़ी देर पहले रुकी है। पता है ना आपको इस बात का? जी सर, कल तो क्या कहते हैं, नॉर्मली वापडा टाउन में इतना पानी नहीं खड़ा होता। मैं कल शाम को गया था वापडा टाउन, अंदर गया था तो वहां पे सर सैलाब आया हुआ था, पूरा पूरा गाड़ियां डूबी हुई थी। और कोई नहीं यार, मैं भी कल शाम को, मेरे एक दोस्त है, उनका एक्सीडेंट हो गया था। वो रेवेन्यू सोसाइटी में रहते हैं। मैं वो ढूंढता ढांढता रेवेन्यू सोसाइटी नेविगेटर पे लगा के गया था। वहां से वापस मैं वापडा टाउन के गोल चक्कर के बाहर से होके आया हूँ। वापडा टाउन के अंदर नहीं मैं गया, लेकिन मेन गो पानी का खतरा भी नहीं था। एम ही चक्कर देता है हमें। सर नहीं, अंदर वापडा टाउन के अंदर मेन मेन गोल चक्कर पे नहीं। अगर आप वापडा टाउन के अंदर जाते तो वो डूबा पड़ा था सारा। अंदर स्ट्रीट्स में? स्ट्रीट्स में, और उनकी जो वापडा टाउन की मेन मेन अंदर रोड है। अच्छा, मैं मोहम्मद इसको अवैस कल है साहब कहते हैं सर अंदर बहुत पानी था। सोहेल असलम तेरे जैसे और अवैस है साहब आप जैसे लोग एवं ही जंग में ना फौजों को उड़ाई जाते हैं। वो सर उनके मुझे पास तो 100 टैंक है, वो 100 टैंक आ रहे हैं साहब। एवं ही ना डराओ मुझे यार, मैंने आज फिर जाना है शाम उस को, टाइम उस टाइम काम है मुझे। उस टाइम थोड़ी वो देर के लिए देखो, वीनस की याद आ गई थी। किसकी? वीनस की सर। वो कौन है? इटली में सर, जो आपका सिटी है वेनिस। वेनिस या वेनिस, सॉरी मुझे समझ नहीं आ रही बात आपकी। सर। वेनिस की याद आ गई थी, इटली गया था वेनिस, हाँ 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 तो। हाँ हाँ वेनिस। वो तो भाई फिर आप बोट्स ले लेना। अब आप लोग स्पेशली कराची वाले तो जरूर ले ले बोट्स, ताकि ट्रैवल तो कर सके एक से दूसरी जगह। यार वो वीडियो देखी जिसमें पुलिस वाले भी फंसे हुए हैं बेचारे। जी सर। यार वो देखिए, वो बेचारे ड्यूटी भी करते हैं, जिंदगी भी खतरे में है, और लोग उनको बुरा भी समझते हैं। तो और एनीवे, सर वो 2,05,500 कनाल जमीन भी नहीं मिलती हमें बिल्कुल सही बात है, इन्हें। बिल्कुल सही बात है। अच्छा जी, तो सोहेल असलम वो जंग हो रही थी यार प्लासी की, समझ आ गई बात? जी सर। ये जंग जिस वक्त हो रही थी, नवाब ने ARY लगाया तो देखा हर तरफ मार पड़ रही थी, बड़ा परेशान हुआ। इतने में एक सिपाही आया, उसने कहा नवाब साहब इट हैज रियली बिकम अ लूजिंग कंसर्न, आपको बाहर आकर जंग लड़नी पड़ेगी। तो नवाब ने जरा बख्तर पहना, घोड़े पे बैठा, तीर तलवार नेज़े ढाले भाले लेके बाहर पहुंचा जंग मैदान जंग में। तो क्या देखता है कि वाकई बहुत मार पड़ रही है हर तरफ, एंड इट वाज अबाउट टू बी a finished game. The game was about to be finished. कि गौर किया सिराजुद्दौला ने कि मार क्यों पड़ रही है, तो ही केम टू नो कि अपनी ही फौज का सिपा सालार मीर जाफर ना सिर्फ खुद अंग्रेजों के साथ मिल गया था, बल्कि उसने फौज का भी बहुत सारा हिस्सा अपने साथ मिला के उनकी तरफ कर दिया था, और वो उनके साथ मिलके नवाब के बचे खुचे वफादारों को मार रहा था जी। अच्छा जी, और पता नहीं मोहम्मद अहमद पूछ रहे हैं रिपीट नेम्स ऑफ पर्सन सेंट बाय ब्रिटिश। एडमिरल वाटसन एंड मेजर रॉबर्ट क्लाइव, CLIVE। ओके, तो जनाब मीर जाफर ने सारा वो नक्शा पलट दिया था, और वो गद्दार था और सिपा सालार इनका था, मिला उनके साथ हुआ था। तो नवाब ने देखा कि मैं ये जंग हारने लगा हूं। सोहेल जाग रहा है? जी सर बिल्कुल। सोहेल आपकी आवाज मुझे कम आती है, आप कहीं दूर से बोल रहे हैं? नहीं सर, हेडफोन्स लगाए हुए हैं, आनी चाहिए बात, सही ठीक आनी चाहिए। ओके, तो जनाब मीर जाफर ने ये इस वक्त ये बिल्कुल जंग ये हारने के नजदीक पहुंच गया मीर जाफर की वजह से सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला मैदान जंग से भागा
और मीर जाफर को पता था नवाब कहां से भागेगा, उसने वहां पे अपने बेटे मीरन को खड़ा किया हुआ था। तो मीरन ने जिस वक्त देखा कि नवाब भागा आ रहा है तो मीरन ने नवाब सिराजुद्दौला को गोली मार दी। इस तरह 1757 वार ऑफ प्लासी, PLASSEY, वार ऑफ प्लासी which was fought between सिराजुद्दौला एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है सुहेल? जी सर। इस वार में अपने धोखा, जी अपनों ने धोखा किया, अपने गिराते हैं नशेमन पे बिजलियों। ठीक है जी। और एक और शेर यहाँ पे आता है कि देखा जो तीर खा के कमी गाह की तरफ, वो अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। ठीक है जी। तो बिल्कुल सर। ये जनाब इस तरह एडमिरल वाटसन और मेजर रॉबर्ट क्लाइव विद द हेल्प ऑफ एन इंट्रीग साजिश की और एक ट्रेडर को साथ मिलाया जिसका नाम था मीर जाफर, एंड दे केम आउट विक्टोरियस। सिराजुद्दौला मारा गया और 1757 की वार ऑफ प्लासी के बाद मीर जाफर को ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने बंगाल का नवाब बना दिया। ठीक है जनाब? जी सर, बिल्कुल ठीक है। रहता है, लेकिन इन 2 सालों में ना वो तंग पड़ना शुरू हो गया मीर जाफर। उसने कहा यार नवाब मैं हूं, एंड एवरी नाउ एंड देन आई एम बीइंग सबजुगेटेड, आई एम बीइंग डायरेक्टेड, आई एम बीइंग डिक्टेटेड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। ये करो वो करो, ये ना करो वो ना करो, तो नवाब मैं हूं और हुक्म इनका चलता है। तो वो गुस्से में आ गया, परेशान हो गया। उसने क्या किया, उसने वहां पे हॉलैंड के लोग आए हुए थे, नीदरलैंड्स के, डच पीपल। तो मीर जाफर ने डच लोगों के साथ मिलकर साजिश बनाई कि हम इनको उठा के बाहर फेंक देंगे जनाब। तो एडमिरल वाटसन एंड मेजर रॉबर्ट क्लाइव वर क्विक एनफ टू रियलाइज कि व्हाट वाज हैपनिंग। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फौरी तौर पे एक्शन लिया और इस तरह जंग शुरू हो गई। एक तरफ है मीर जाफर और डच पीपल, समझ आ रही है सुहेल? जी सर, बिल्कुल आ रही है। एक तरफ है मीर जाफर और डच पीपल, हॉलैंड के लोग, नीदरलैंड्स के, और दूसरी तरफ है ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है जी। जी सर। ईस्ट इंडिया कंपनी केम आउट विक्टोरियस। 1759 इट वाज ए वार ऑफ बेडारा, BEDARA, बेडारा। वार ऑफ बेडारा में मीर जाफर भाग गया, डच पीपल को पकड़ के उन्होंने बहुत मारा ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने, और अब के ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने नवाब बना दिया बंगाल का 1759 में मीर कासम को। मीर कासम कौन है? मीर कासम वाज द सन इन लॉ ऑफ मीर जाफर। आप थोड़ा सा गौर कीजिए सुहेल कि वो नवाब अगर किसी को बना सकते हैं तो खुद भी तो बन सकते थे। जी सर। लेकिन वो खुद नहीं नवाब बन रहे। वजह क्या है? वजह ये है कि अगर खुद नवाब बन गए तो एक तो अदर यूरोपियन नेशंस जो आई थी वहां पे पहुंच चुकी थी, उनका जेलसी फैक्टर आया था कि इन्होंने कब्जा किया हुआ एक जगह पे, और दूसरा उस इलाके के करोड़ों लोग वो समझ लेते कि हमारी स्टेट पे किसी ने बाहर से आके कब्जा कर लिया, तो वो रिवॉल्ट का चांस बन जाता ना एकदम। तो इसलिए वो भी सामने आए और ब्रिटिशर्स खुद सामने भी ना आए, और नवाबी भी उसी फैमिली में रखी हुई है, सिराजुद्दौला, मीर जाफर का दामाद मीर कासम। समझ आ गई आपको बात? जी बिल्कुल सर। अच्छा जी। तो 1759 में मीर कासम को उन्होंने नवाब बना दिया। मीर कासम वाज अ वेरी इनोवेटिव बॉय। उसने यहां पे एग्रीकल्चरल निजाम को ठीक किया। मीर कासम ने यहां पे जो आपका फौज का निजाम था उसको मॉडर्न तरीकेकार पे लाना शुरू किया। मीर कासम ने यहां पे टैक्सेशन सिस्टम को ठीक किया, और मीर कासम ने कहा कि एवरीबॉडी विल पे द टैक्स इनडिस्क्रिमिनेटली। टैक्स वसूल होने लग गए। थोड़े दिन बाद उसको आके उसके महकमे के लोगों ने बताया, जो टैक्स वसूल करते थे, कि जनाब एवरीबॉडी वाज पेइंग द टैक्सेस, बट ईस्ट इंडिया कंपनी वाले टैक्स नहीं देते। उनको कहा है टैक्स दो, तो वो कहते हैं हमारे पास फ्री ट्रेड लाइसेंस है, वी हैव गॉट द प्रिविलेज ऑफ फ्री ट्रेड लाइसेंस। मीर कासम को चढ़ा गुस्सा, उसने कहा जी उन्हें जाके को कोई फ्री ट्रेड लाइसेंस नहीं है, यू विल हैव टू पे द टैक्सेस। तो अगर आप टैक्स नहीं देंगे तो हम आपको अरेस्ट कर लेंगे। और इतनी सख्त स्टेटमेंट देने के बाद
Mir Qasim was expecting retaliation from Admiral Watson and Major Robert Clive, so he decided to make his hand strong. उसने क्राउन प्रिंस आलमगीर 2 को अपने साथ मिलाया, जो उस वक्त मुगलों का शहजादा था, क्राउन प्रिंस आलमगीर 2, और साथ उसने नवाब ऑफ अवध को अपने साथ मिलाया, स्टेट ऑफ अवध का जो नवाब था। यानी अब मीर कासिम, नवाब ऑफ अवध और क्राउन प्रिंस आलमगीर 2, ये तीनों एक तरफ, सोहेल ठीक है जी सर, और ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरफ। इट वाज 1764, दोबारा जंग हुई और इट इज नोन एज वार ऑफ बक्सर, BUXAR, बक्सर, in which first time ever the Britishers came out victorious without having any intrigue, और उन्होंने पूरे बंगाल पे कब्जा कर लिया। मीर कासिम भाग गया और पूरे बंगाल पे कब्जा हो गया। किसका जी? ब्रिटिशर्स का। तो देखिए 3 वार्स मैंने आपको बताई। 1757 में है वार ऑफ प्लासी। वार ऑफ प्लासी, यस सर। अच्छा जी, प्लासी किस किस के बीच में लड़ी गई? एक तरफ है सिराजुद्दौला और दूसरी तरफ है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जी सर। अच्छा जी, ये एक वार है 1757 की। इसके बाद हम देखते हैं एक दूसरी वॉर जो कि 1759 में लड़ी गई, जिसको हम वार ऑफ बेडारा कहते हैं, BEDARA। इसमें एक तरफ है मीर जाफर और प्लस डच पीपल, जी सर, हॉलैंड के लोग, और वर्सेस है ईस्ट इंडिया कंपनी। ये वार ऑफ बेडारा है 1759। फिर है 1764 वार ऑफ बक्सर, BUXAR, बक्सर। ये एक तरफ इसमें है जी मीर कासिम जी, सोहेल जी सर, मीर कासिम प्लस नवाब ऑफ अवध AUDH, और प्लस क्राउन प्रिंस आलमगीर 2। क्राउन प्रिंस आलमगीर 2 वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी। जी सर, सॉरी वो दरम्यान में इंटरनेट बंद हुआ था। ये है जी 3 वार्स। ये जो 1764 की वार है, इसकी सिग्निफिकेंस ये है वार ऑफ बक्सर की, कि आफ्टर हैविंग द वार ऑफ बक्सर, आप ये मैप पे देखिए, या जरा बोर्ड क्लोज करें, मैं इनको ना वो भाई हेलो, एक कमजोर दिल का आदमी भाई हूँ, मैं डर गया, मैं क्या स्मगलर आ गए। अच्छा जरा और खोलें, जरा सा वाइड करें एंगल जरा सा, अब क्लोज करें, जरा जूम इन करें जरा सा, यार इधर लेके आए ना, पैन करें इसको, ये शाबाश, ओके। ले जी, मैं आपको मैप बनाना सिखाने लगा हूं। सोहेल सुन रहा है? जी सर, बिल्कुल सुन रहा हूं सर। ये देखिए जनाब, एक मैंने ये सी लिखा इस तरह, कितना मुश्किल काम है जी, हो सकता है ना सोहेल? बिल्कुल हो सकता है सर। सी, ये जहां सी है ना, इसके ऊपर से मैं ऐसे जाऊंगा और ऐसे करता है इसको, यहां से मैं वापस ले आऊंगा यहां तक, जहां सी यहां से स्टार्ट हो रहा था, इसके यहां तक ले आऊंगा। जी सर, हो गया? बिल्कुल सर। अब मैं इसको पेस्ट्रेट रख के, हॉरिजॉन्टल रख के ऐसे बाहर ले जाऊंगा, हॉरिजॉन्टल रख के बाहर ले गया। अब मैंने उल्टा सी डालना है, लेकिन फर्क ये है, इस उल्टे सी में मैंने ये बीच में जरा स्ट्रेट लाइन भी लानी है, वर्टिकल, लाइक दिस। अब इसको स्ट्रेट यहां से ऐसे बंद कर रहा हूं, और इसके पैरेलल, ये जो सी की ये वाली लाइन है पहले सी की, इसके पैरेलल रख के मैं इसको ऐसे ले जा करके, ये बन गया आपका प्यारा पाकिस्तान। और कोई बात समझ में आती है? ऐसे बनता है, ऐसे बनता है नया पाकिस्तान। ये वाह खान की पट्टी है, अफगानिस्तान आ गया, ईरान आ गया। यहां से मैं एक वी लेके जाऊंगा, लेकिन वी का उधर वाला डंडा जो है उसको बाहर की तरफ डिस्टॉर्ट कर दूंगा,
ये गंदा इंडिया बन गया और इसके साथ यहाँ पे मैं बना दूंगा बंगाल। समझ आ गई जनाब? जी सर। अब मैं क्या करूंगा, मैं बता रहा हूं आपको क्या नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, कि ये जो एरिया है बंगाल का, जो मैं डॉटेड एरिया बना रहा हूं, इस एरिया पे सुहेल कब्जा कब हुआ ब्रिटिशर्स का? सर आफ्टर वॉर ऑफ बक्सर। क्या बाश, आफ्टर द वॉर ऑफ बक्सर इन 1764। ओके, तो ये नहीं, टिल्ट डाउन करे कैमरा सर, टिल्ट डाउन करो, नीचे करे जरा ऐसे, ये बस 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 बस, ये ओके, शाबाश। ये नहीं, देखिए एक छोटा सा एरिया है सब कॉन्टिनेंट पूरे का, अगर आप कंपेयर करें बंगाल, और कब्जा उनका हुआ है सिर्फ बंगाल पे। ओपन कर दीजिए, नॉर्मल कर दीजिए कैमरा, सिर्फ बंगाल पे कब्जा हुआ है। लेकिन जुमला सुने कि देन बाय यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज ऑफ बंगाल, देन by utilizing the resources of Bengal, Britishers managed to throw out many other European nations from subcontinent। जैसे कि दक्कन में फ्रेंच बैठे हुए थे, उनको उठा के बाहर फेंक दिया। सोयो, समझ आ रही बात? जी सर। I repeat the sentence कि then by utilizing the resources of Bengal, उन्होंने ब्रिटिशर्स ने दक्कन से फ्रेंच को उठा के बाहर फेंक दिया, और भी जिस जिस स्टेट में ब्रिटिशर्स के अलावा किसी यूरोपियन नेशन ने कब्जा करके अपनी कॉलोनी बनाई हुई थी, उसको उठा के वहां से बाहर फेंक दिया। और 1806 आने तक, 1806 आने तक ब्रिटिशर्स ने 418 प्रिंसली स्टेट्स पे कब्जा कर लिया। ठीक है जी सर, एक क्वेश्चन है कि ये तो हमें पता है। ओ भाई हेलो, ठहर जा, सवाल ज़हन में रखें, साइड पे रखें, अभी बाद में पूछेंगे, पहले लिंक ना तोड़ी बात का। 1806 आने तक ब्रिटिशर्स ने 418 प्रिंसली स्टेट्स पे कब्जा कर लिया। अच्छा, अब क्या किया कब्जा करने के बाद? कब्जा करने के बाद दे स्टार्टेड इंड्यूसिंग देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस। जैसे कि उन्होंने यहां पे ट्रेडिशनल इन्वेजन स्टार्ट कर दी, यहां पे कल्चरल इन्वेजन स्टार्ट कर दी, यहां पे रिलीजियस इन्वेजन स्टार्ट कर दी, यहां पे एजुकेशनल इन्वेजन स्टार्ट कर दी, यहां पे उन्होंने जो आपकी इकोनॉमिक इन्वेजन स्टार्ट कर दी, एग्रीकल्चरल इन्वेजन स्टार्ट कर दी। इन्वेजन का क्या मतलब है? किसी के सिस्टम में घुसना जबरदस्ती। आई रिपीट, ट्रेडिशनल इन्वेजन, cultural invasion, religious invasion, economic invasion, educational invasion, agricultural invasion, and to cap it all, legislative invasion। आइन साजी भी अपनी शुरू कर दी, ठोंसनी शुरू कर दी इन पे। सोहेल, बात समझ आ रही है आपको? जी सर। यहां के लोग तंग पड़ने शुरू हो गए। तो पेज नंबर, आई रियली डोंट नो व्हाट, 33 पे जरा पहुंचे, 33 पे। जी सर। नोट्स का पेज 33। जी सर। पहुंच के बताएं सोहेल, इस पे क्या लिखा हुआ है? आप लोग भी लिखें अगर जल्दी को पहुंचे 33 पे। जी सर, जा रहा हूं सर। ये कॉजेज ऑफ रिवॉल्ट 157 अमीर हमजा कहते हैं, लेकिन अमीर हमजा ये 1857 है भाई, 157 नहीं है। ठीक है, कॉजेज ऑफ रिवॉल्ट आ गए 1857 के। ठीक है, ये है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 की। तो सुने मेरी बात को, समझे बड़े ध्यान से। वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। ओ, कोई बात समझ में आती है भाई? बिल्कुल सर। देखें, वक्त करता है परवरिश बरस, यानी बड़े सालों से वो चीज चली आ रही होती है। जैसे कि 1857 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, तो ये एक दिन में नहीं हो गई। फूलों का बिखरना तो मुकद्दर ही था मोहसिन, पर इसमें हवाओं की सियासत भी बहुत थी। ओ भाई, 100 साल से लावा पक रहा है, 100 साल से, फ्रॉम द लास्ट 100 years
कैसे? जस्ट आफ्टर द वार ऑफ प्लासी 1757 और फिर स्पेशली आफ्टर बक्सर 1764 जब पूरे बंगाल पे कब्जा हो गया, तो इन्होंने तरह तरह की अपनी चीजें जो है वो इंड्यूस करनी शुरू कर दी लोकल्स पे। लोकल्स तंग पड़ने शुरू हो गए। ये जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, इसको मैंने इस एक पेज पे 3 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है सोहेल। पहला है कॉजेज ऑफ द वॉर, कि जंग हुई क्यों। दूसरा हिस्सा उसका बन रहा है सेंटर में पेज के जब आप पहुंचेंगे कि व्हाई द लोकल्स लॉस्ट द वॉर, ठीक है। और तीसरा हिस्सा इसका बनता है पेज का कि इंपैक्ट्स ऑफ द वॉर, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द वॉर, व्हाट हैपेंड आफ्टर द वॉर, ठीक है जी। 3 हिस्सों में तकसीम किया। ये एक पेज है सोहेल, इस पे अगर आप गौर करें वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के 40 से 45 पॉइंट्स आपको गिवन है। तो इफ यू वांट टू मेक मैक्सिमम स्कोर इन द पेपर्स ऑफ सीएसएस, तो राइट डाउन द डिफरेंट पॉइंट्स। एक टॉपिक 20-20 पॉइंट्स असबर हो आपको। पॉइंट्स पॉइंट्स पॉइंट्स, क्योंकि एग्जामिनर को पॉइंट्स पसंद है और बेबी को बेस पसंद। बेस पसंद है। हमारा मसला ये है एग्जामिनर को क्या पसंद है, हमने तो वो लिख देना भाई, ठीक है जनाब। अच्छा जी, तो कुल मिला के बात क्या बनी, ये एक पेज है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का। इसमें हम देखते हैं कि व्हाई द वॉर हैपेंड, कॉजेस ऑफ द वॉर, तो उसको 2 हिस्सों में तकसीम किया। कौन कौन से 2 हिस्से हैं सर? एक जनरल रीजन है और दूसरे स्पेसिफिक अंडरकरेंट्स हैं। ओके, जनरल रीजंस जो हैं ये वही है जिन पे अभी मैं बात कर रहा था कि भाई आपने, लोकल्स ने कहा आपने कल्चरल इन्वेजन की, ब्रिटिशर्स आपने ट्रेडिशनल, हमारे ट्रेडिशंस में घुस गए, ब्रिटिशर्स आपने इकोनॉमिक इन्वेजन की, ब्रिटिशर्स आपने एजुकेशनल इन्वेजन की, ब्रिटिशर्स आपने रिलीजियस इन्वेजन की, ब्रिटिशर्स आपने हमारे लेजिस्लेटिव सिस्टम के साथ जो है वो इन्वेजन। कैसे? कल्चरल इन्वेजन। देखें यहाँ के लोगों का कल्चर है कि काफिले बना के सफर करते हैं, उन्होंने ट्रेन इजाद कर दी। यहाँ के लोगों का एक तरीकाकार है, ट्रेडिशन है कि जब कोई फंक्शन हो तो जाके बुलाते हैं जिसको अपने घर बुलाना है, और फिर वो बंदा जिसको बुलाया है वो अपने आप को ऑनर्ड समझता है कि आई हैव बीन ऑनर्ड, कि मुझे आके बुलाया गया है। अच्छा सोहेल, ये जो है ना आके बुलाना, जी सर, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशनल सेटअप है हम लोगों का। स्टिल इट इज वर्किंग इन द रूरल एरियाज एज वेल। कि बिल्कुल सर। फर्ज करें सोहेल साहब आपकी शादी है, ठीक है जी सर, ये फर्ज किया है, अल्लाह ना करे, वैसे तो ठीक है आगे। अच्छा, फर्ज ज़ेब की हालत देख के वो कहता है अल्लाह ना करे। यार फर्ज ज़ेब तू तो बड़ा हिट हो गया भाई, हैं जी। अच्छा चले, जो आप दूल्हा है या दुल्हन है, अगर तो किसी रिश्तेदार को दूल्हा या दुल्हन जो है उसके माँ बाप को भी बुलाने गए हैं उसको, तो ही इज रिस्पेक्टेड, हो गया, हाँ जी ठीक है मैं जरूर आऊंगा। अगर बड़ा भाई या बड़ी बहन बुलाने गए हैं फिर भी किसी हद तक चलो ओके है। कोई अगर घर का छोटा बच्चा बुलाने भेजे, सबसे छोटा भाई जो है, ओए होए होए 20-20 25-25 साल की नाराजगियां कि हमारी इंसल्ट की घर का छोटा भेज के। वो छोटा जो है वो कहता है भाईजान मैं भी राणा हूं, मैं भी मलक हूं, जो मेरे बड़े भाई भैया मैं भी वही हूं। तो लेकिन वो छोटे की वैसे बेइज्जती होती है ना, आपको तो पता है, क्यों जी सोहेल साहब? बिल्कुल सर, हमारी फैमिली भी, मेरा भी दरअसल पीछे रूरल बैकग्राउंड है, तो ये काफी चीज अभी भी देख रहे हैं कि कुछ कोई फंक्शन है, कुछ है, तो आपने खुद जाने किसी बड़े ने, हाँ जी, किसी फैमिली को दूसरे को इनवाइट करने। हाँ जी, और अगर छोटा बुलाने जाएगा तो वो नाराज हो जाएंगे कि हमारी बेइज्जती हुई है। बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसे कौन ही सा है। गाँव है आपका? सर मैं रहता हूँ ननकाना साहब और शाहकोट के दरमियान में, हमारा है चक नंबर 8। उसको अच्छा। पहले वक्तों में फ्री पार्टीशन उसे कहते थे, आनंदगढ़। तो अच्छा, ये बिल्कुल ननकाना साहब और शाहकोट के दरमियान में आ जाता है। तो चक नंबर 8। जी सर। तो अब तो आप रहते तो आप लाहौर में है ना आप? जी सर, उसके बाद कुछ अर्सा, यानी कि जो सारा पहले अर्ली एजुकेशन थी वो शेखुपुरा में की थी अंटिल क्लास 6 और 7। शेखुपुरा में? उसके बाद यूएसएस यूएसएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ शेखुपुरा। जी सर। अच्छा, मैं ना वो किसी दिन वैसे मुझे व्हाट्सएप पे किसी स्टूडेंट ने भेजा, तो कोई लड़की थी, उसने किसी मोटरसाइकिल की तस्वीर भेजी हुई थी, तो उसके बाइक पे ना नंबर प्लेट पे लिखा हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ओकारा। तो मुझे कहने लगी सर आपकी ओल्ड स्टूडेंट हूँ, माइट भी ये आपका स्टूडेंट रहा हुआ है।
इसने लिखा है। यानी आप देखिए उसने बकायदा तो रुक के तस्वीर खींची उस मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट की और मुझे भेजी कि ये आपने जरूर कहा होगा इसको, तो इसने लिखा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ओकारा। अच्छा है ना यार, रिस्पेक्ट बनती है अच्छा जरा। बिल्कुल सर। मैं तो मुरीद के को भी मेलबर्न कहता हूँ, ठीक है। सर मेलबर्न है बिल्कुल आपका। अच्छा सर, मेरा क्या कहते हैं, मेरा कजन भी आपका स्टूडेंट था। कब? 2017 का टॉपर अवैध। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। तो उसके पेपर से नहीं फॉलो दिए थे? करते। जी सर। पेपर नहीं दिए थे? सर अवैध की बात कर रहा हूँ। अब आपने उस दिन उसे भी मेंशन किया था, अवैध इरशाद। नहीं मेरे बेटे, मुझे समझ नहीं आई बात क्या कह रहा है। सर अवैध इरशाद अवैध आपका था इरशाद वाले student। बैच में थे आप? नहीं नहीं, मेरा कजन है अवैध इरशाद। अवैध आपका कजन है? वाह जी वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो अवैध से मुलाकात होती रहती है आपकी? खैर, फोन बिल्कुल पे सर, बातचीत होती रहती है? मुलाकात भी होती रहती है। अभी तो क्या कहते हैं इस्लामाबाद गया हुआ है अपने पेपर देने के लिए। अच्छा, चलो मेरी तरफ से जी बहुत सर। पूछना अवैध को, उसे कहना सर आपको जी बेस्ट सर। विशेस कह रहे थे, ठीक है। आई वॉज द वन जी सर। हु टोल्ड अवैध इरशाद के यू वुड टॉप पाकिस्तान। पूछना उसको कि सर जरूर सलमान सर। खान ने आपको क्या, मैंने 1 साल पहले उसको बताया था। मैंने कहा तुम पाकिस्तान टॉप करोगे भाई, कोई वजह ही नहीं तुम टॉप ना कर सको। तो उसने कहा नहीं सर, वो बस मुझे जे है, सेन में डर है जरा सा। तो उसका इंटेलिजेंस वाला भी हो गया हुआ था। तो उसने कहा कि सर मैं इंटेलिजेंस ज्वाइन करूं या ना करूं। तो एम्बिग्यूटी है अभी, क्योंकि अभी उधर फाइनल का रिजल्ट आना है लोकेशन का, सीएसएस का। ओ मैं कहा छोड़ दे, आपका यू विल टॉप पाकिस्तान। एंड द सेम थिंग हैपेंड, ही वाज इन अमेरिका व्हेन ही कॉल्ड मी। और उसने कहा कि सर मैंने, सर आपने कहा था टॉप किया, तो मैंने टॉप ही कर लिया बाकी। वेरी गुड जी। बिल्कुल चलिए, मुझे सर। बहुत खुशी हुई सर इस बात पे। अच्छा, वो जाजिब खान को गुस्सा चढ़ गया जी, और कहते हैं सर ऐसी क्या बात थी उस भाई में, हम क्या समझते हैं, हमने काम है किसी से। हाउ डिड यू गेस सर, महक कहती हैं। और जाजेब खान कहते हैं हमें भी कोई टिप दे दें। मोहम्मद अहमद कहते हैं सर प्लीज रिपीट नंबर ऑफ प्रिंसली स्टेट। उसको अपनी पड़ी हुई है। इधर लोगों को मुसीबत पड़ गई है कि सर ने अवैध को कैसे कहा टॉप करे, उसको अपनी पड़ी। मुझे बता दें स्टेट्स कितनी थी? 418 जी, 418, ठीक है। अच्छा चलो जी सुहेल, बहुत खुशी हुई बेटा। अवैध को मेरे उससे बहुत जी सलाम सर। दुआ प्यार करना उससे, ठीक है। जरूर सर। अच्छा, और उसको ये पूछना कि सर ने आपको ये कैसे कह दिया था कि आप टॉप करेंगे, फिर देखिए वो क्या आपको नहीं बताता है। अब तो आपको पूछना पड़ेगा सर। जरूर पूछिए जरूर पूछिए, और फिर मुझे भी बताएं बिल्कुल कि सर। उसने क्या जवाब आपको दिया। बिल्कुल बिल्कुल सर। आगा फरहान अली कहते हैं चाट खानी है उन्होंने, चाट मंगवा दे, क्या करूं? जो ये ऑनलाइन चाट कैसे खाएंगे भाई, ओपन ही करवा दें चाट। ये नहीं, मुझे नहीं समझ आई। अच्छा चैट चैट, सॉरी सॉरी आगा साहब, मैं कम चैट फहमो सर, सर फरासत का आदमी, चैट। कम फहमो फरासत का आदमी यार, मुझे कम बातें समझ आती है। ओके जी, बहरहाल ये मेरे पास में नहीं है जी भाई। ओके, तो सुहेल बात कहां तक पहुंची? सर हम 1857 के उसके ऊपर थे, रीजंस पे थे, रीजंस ऑफ वॉर, कॉजेस एक्सेट्रा। ट्रेडिशनल इन्वेजन, उन्होंने यहाँ पे टेलीग्राफ इजाद कर दी। लोग जाके बुलाते थे, रिस्पेक्ट होती थी, उन्होंने टेलीग्राफ इजाद कर दी। फिर लोगों ने कहा जी आप यहाँ पे कर रहे हैं रिलीजियस इन्वेजन। रिलीजियस इन्वेजन क्या, कि भाई यहाँ पे स्कूलों में बच्चों को वो क्रिश्चियन मिशनरीज बुला लिए, वो लोगों को तबलीग करते फिरते थे क्रिश्चियनिटी की। रिलीजियस इन्वेजन। एजुकेशनल इन्वेजन, स्कूलों में बाइबल पढ़ाने लगे। लेजिस्लेटिव इन्वेजन, एक कानून बनाया विच इज नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी जिस स्टेट के राजा का बेटा नहीं, जब वो राजा मरेगा तो द स्टेट वुड फॉल टू ईस्ट इंडिया कंपनी। बात समझ आ गई आपको? जी सर। अच्छा जी, सुहेल असलम बेटे से लेंगे इजाजत, काफी देर से बात हो रही है, किसी नए स्टूडेंट से बात अल्लाह करें हाफिज जिससे सर। अब तक मेरी बात नहीं हुई। नाइस टॉकिंग टू यू सुहेल असलम, जीते रहो, सलामत रहो, खुश रहो। मेरी बात करें हिना हसन से, ये कौन है? इससे कोई बात नहीं हुई, नजर भी नहीं आते मुझे। जल्दी हरी अप, ऊपर हिना हसन, ये हेलो हेलो, है कि नहीं है भाई? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मारिया रेशम पूछ रही है जी, मारिया रेशम से बात कराएं जी।
MARIA, मारिया रेशम, बात कराएं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मारिया कैसी हो बेटा, ठीक हो? जी सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। आप कैसे हैं? या थैंक यू। मेरी बेटी कहाँ है जी पाकिस्तान में? सर मैं पाकिस्तान में इस्लामाबाद से हूँ। पाकिस्तान में इस्लामाबाद में। मेरी बेटी, बारिश की क्या सूरत हाल है जी वहाँ पे? सर इस्लामाबाद में कल तक बारिश हो रही थी, लेकिन मैं दुबई में रहती हूँ तो मैं कल वापस आ गई हूँ। आज जो है बारिश नहीं हो रही, आज रुक गई है। नहीं, वापस कहाँ आ गई? इस्लामाबाद में? नहीं सर, मैं दुबई में रहती हूँ वैसे। आई अच्छा, आप वर्क। दुबई चली गई है? जी मैं वापस आ गई हूँ, मैं लास्ट इस मंथ वक्त पाकिस्तान में थी। इस वक्त आप दुबई में हैं? जी। वहां तो नहीं बारिश हो रही? नहीं सर, यहाँ पे तो कभी कभार होती है। इस बार सीडिंग नहीं हुई है इतनी, तो बारिश नहीं हो रही है। वेरी गुड जी, वेरी गुड। तो ये जो आप दुबई में बैठी हैं इतनी दूर और हमारी आपसे बात हो रही है, ये कैसे मुमकिन हो पा रहा है? सर जूम कॉल से, टेक्नोलॉजी। ना, ये शुआओं का चक्कर है, शुआओं का। ठीक है? सर कौन सी शॉय? शुआएं, जी रेज, रेस का चक्कर है सारा मेरी बेटी, शुआओं का चक्कर चल रहा है सारा। ठीक है? अच्छा, तो हमारी आपने पहले एकेडमिक बैकग्राउंड आपका क्या है? सर मैंने नस्ट से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बैचलर्स किया हुआ है। माशाल्लाह, वेरी गुड जी। अल्लाह ताला की जात पाक आपको बहुत सी कामयाबियां दे। और मारिया, बात सारी समझ आ रही मेरी? जी सर, बात समझ आ रही है। इन्वेजन, ट्रेडिशनल इन्वेजन और रिलीजियस इन्वेजन हो रही है अभी। ओके, तो बात यहां पे पहुंची है कि उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का असूल निकाल दिया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी जिस स्टेट के राजा का बेटा नहीं, मेल लीगल हेयर नहीं, तो व्हेन द राजा वुड डाई तो द स्टेट वुड फॉल टू ईस्ट इंडिया कंपनी। भाई क्यों? स्टेट में और 10 लाख बंदा रहता है, किसी और को आप बादशाह बना दें, राजा बना दें। लेकिन सर उन्होंने इससे कहा नहीं पहले जी। क्या हो रहा था? जी, इससे पहले क्या हो रहा था? क्लोजेस्ट मेल रिलेटिव को जाता था या उनकी बेटियों को जाता था? ऑब्वियसली भाई होते थे, भांजे होते थे, भतीजे होते थे, तो कोई ना कोई जो भी किथ एंड किन होता था उसके पास चली जाती थी। राजा, राजाशिप समझ रहे? राजाशिप क्या लफ्ज है? राजा वो बन जाता था जी। अच्छा जी, तो ये है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। फिर उन्होंने एक चीज निकाली यहाँ पे कि उन्होंने कहा भाई यहाँ पे कोई भी जो एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स हैं उसको उन्होंने लगान बहुत ज्यादा लगा दिया, टैक्स। तो वो यहाँ के गरीब का, किसान का जिंदा रहना मुश्किल हो गया, इतना उस पर उन्होंने लगान, उस जमाने में टैक्स को वो कहते थे लगान, उस पर लगा दिया। फिर स्पेसिफिक अंडरकरंट्स हैं, जैसे कि दे वर बायस्ड अबाउट द लोकल सोल्जर्स। मारिया, पेज है आपके सामने? जी सर, है मेरे सामने पेज। They were biased about the local soldiers. जिस पोस्ट पे लोकल सोल्जर को 9 रुपए सैलरी मिलती थी, उसी पोस्ट पे जो ब्रिटिशर सोल्जर से उनको 27 रुपीज यानी 3 टाइम्स ज्यादा सैलरी मिलती थी। उनके लिए सीनियरिटी भी थी, प्रमोशंस भी थी, की पोस्टें भी थी। लेकिन यहाँ के लोगों के लिए ना सीनियरिटी थी, ना की पोस्ट थी, ना प्रमोशन थी, बहुत बुरे हालात में थे। और मोर ओवर उन्होंने यहाँ पे कैसे कैसे इन्वेड किया सिस्टम में। एक दिन उसने देखा गोरे ने कि एक जनाजा जा रहा है हिंदू का फॉर बरियल, तो साथ एक दुल्हन जा रही है सजी हुई पूरी ब्राइड। उसने कहा ये को ब्राइड को क्यों साथ ले जाना मांगता? उसने कहा जी इसलिए मांगता कि इसको जला देंगे। हमारी बात समझ आ रही है आपको? जी सर, आ रही है। ये क्या है जो जिंदा जला देना लड़की को, दुल्हन को उसके साथ बनने के? सर मुझे वर्ड नहीं याद आ रहा। सती, 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 यस सर, सती। सती की रस्म है ये। तो उन्होंने उसको पूछा कि क्यों सती की रस्म, क्यों जलाओगे इसको? तो उन्होंने कहा बस ये हमारी रस्म है। उनको सही तरह जवाब देना ना आया मारिया। अगर मेरे से पूछते ना तो मैं कहता जी ये लड़की जब तक वो बंदा जिंदा था उसको जलाती रही थी, तो इसलिए वो मर गए, तो बदले के तौर पे इसे साथ सर जला लड़कियों ने दे। आपके साथ क्या किया है सर? आप वैसे ही बेचारे को बदनाम करते रहते हैं। क्या करता रहता हूँ तो लड़कियों को क्यों बदनाम करते रहते हैं वैसे ही? मैं? जी सर। लाहौल में लो जी, मेरे पे केस डाल दिया उसने। मेरे फरिश्तों को भी नहीं पता कोई। तो वैसे ही ठीक है। अच्छा, आपसे पहले मैंने क्या कहा जी, जरा बताओ। सर आपने कहा है कि वो लड़की पूरी जिंदगी उसको जलाती रही है, ये इसलिए अब अब कहा है ना, उसको ये तो अब कहा है। आपने कहा आप करते रहते हैं, तो पहले मैंने क्या कहा है जी, जरा वो भी बताओ मुझे। सर आपने सारे शादीशुदा लड़कों को मिस्कीन कैटेगरी में डाल दिया, बेचारों को। आपने तस्वीर देखी उस बेचारे की?
उसकी तस्वीर देखे, फरज़ेब को अपने डीपी सामने करना था, देखो बेचारे को जरा, मेरा कसूर है, मैंने कुछ कहा है, मेरे तो फरिश्तों को भी नहीं पता भाई। अच्छा जी, चले, वो फरज़ेब कहाँ गया भाई, उसको बेचारा, वो देखो उसको मैसेज करने की इजाजत भी नहीं मिल रही, चैट की भी, फिर तुम मारिया कहती हो कि क्यों कहता हूं मैं। फिर अच्छा जी, लेने चला गया होगा नाश्ते के लिए। अच्छा अच्छा, आपको ये तो याद है कि मैं मजाक ये करता हूँ, तो जो सीरियसली मैं ये कहता हूँ कि सबसे प्यारी चीज दुनिया में जो है वो बेटी है, वो नहीं आपको याद है जी? सर वो भी याद है, बहुत अच्छी बात की आपने। हाँ चले, बड़ी मेहरबानी, आपने पसंद फरमाया। थोड़ी देर पहले ही मैं कह के हटा हूं कि जिंदगी के लिए इतना नहीं मांगा करते, मांगने वाले से कासा नहीं मांगा करते, बेटियों के लिए भी हाथ उठाओ मंजर, सिर्फ अल्लाह से बेटा नहीं मांगा करते। ये बात नहीं याद तुझे? फरज़ेब आ गया, वो देखो, कहते हैं अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, ठीक है जी। फरज़ेब साहब अपने आप को अब बेचारे पता नहीं क्या समझने लगे, क्या कर रहे हैं, फंस गया बेचारा। अच्छा जी, मारिया यहां तक कहानी समझ आ रही सारी? जी सर आ रही है। ओके, बात को लेके आगे चलते हैं जी। उसने कहा जी सती की रस्म बैन, ठीक है? ठीक है सर। अच्छा, फिर उसने कहा कि कुरान मजीद से शादियां कर देते थे, गीता से किताब जो है उनकी, उससे शादियां क्यों कर देते थे? ताकि बेटी के साथ जायदाद बाहर ना चली जाए जब इसकी शादी हो। उन्होंने बुक से मैरिज बैन कर दी। अच्छा, चाइल्ड मैरिज कर देते छोटे छोटे बच्चों की आपस में, क्यों? ताकि बड़े होंगे तो पता नहीं, हो सकता है शादी करें या ना करें, तो लड़की के साथ फिर इसकी शादी करेंगे, अगर बाहर शादी हुई इसकी खानदान से तो जायदाद बाहर चली जाएगी, तो चाइल्ड मैरिज बैन कर दीजिए उन्होंने। अच्छा, अब देखें कल्चरल इन्वेजन, ट्रेडिशनल इन्वेजन, यहाँ के लोगों पर टैक्स बेशुमार लगा दिया है, यहाँ के जो सोल्जर्स हैं उनके लिए बाइस्ड हैं बहुत ज्यादा। और फिर एक कानून बनाया, जनरल एनलिस्टमेंट एक्ट, ENLISTMENT, जनरल एनलिस्टमेंट एक्ट 1854 में बनाया। इसका मतलब क्या था जनरल एनलिस्टमेंट एक्ट का? इसका मतलब ये था कि इट एनेबल्ड द ब्रिटिश गवर्नमेंट to make the transfer of any soldier anywhere, जनरल एनलिस्टमेंट एक्ट 1854 की मदद से। तो यहां के लोगों ने इस पर भी बड़ा एतराज किया। फिर अनेक्सेशन ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स को अपने साथ मिलाते चले जा रहे थे, जैसे कि स्टेट ऑफ अवध, नवाब वाजिद अली शाह थे वहां पे। इन्होंने कहा जी कि एक बंदा नवाब वाजिद अली शाह के पास भेजा, हिज नेम वाज जेम्स आउटरम, जेम्स आउटरम, OUTRAM, M फॉर मैंगो, आउटरम। ये जो जेम्स आउटरम था, इसने जाके नवाब साहब को एक लेटर दिया कि साइन कर दें। नवाब साहब ने लेटर पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था भाई कि आई नवाब वाजिद अली शाह विद माय ओन कंसेंट हैंडिंग ओवर ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स टू ईस्ट इंडिया कंपनी। तो नवाब साहब ने कहा भाई मैं तो कोई आपको हैंड ओवर नहीं कर रहा ये अफेयर सारे ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो उन्होंने कहा ठीक है नवाब साहब आपकी मर्जी है, ना करें, 3 दिन आपके पास, साइन कर दिया, ओके, नहीं तो हम कब्जा कर, अटैक करेंगे, कब्जा कर लेंगे। इन द सेम थिंग हैपेंड, उन्होंने अटैक किया और स्टेट ऑफ अवध पे कब्जा कर लिया। इस तरह दे अनेक्स्ड, अपने साथ जोड़ना, अनेक्स्ड, दे अनेक्स्ड मेनी स्टेट्स विद देम ऑन ह्यूमिलिएटेड कंडीशंस, किसी को ब्लैकमेल करके, किसी को थ्रेट करके, किसी को ब्राइब करके बहुत सी स्टेट्स को उन्होंने अपने साथ मिला लिया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के जरिए बहुत सी स्टेट्स पे कब्जा करते चले गए। और फिर यहां के लोगों में लावा पक रहा है। मारिया सो गई? नहीं सर, मैं इधर नहीं हूँ सर। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और एनेक्सेशन ऑफ स्टेट्स में कितना गैप है? कौन कौन से साल में हुई थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और एनेक्सेशन ऑफ स्टेट्स में कितना फर्क है कवानीन में? टाइमलाइन क्या है उनकी? साथ साथ ही हैं, साथ साथ ही, वो भी चलती रही, ये भी चलती रही, ठीक है। अच्छा जी, तो एक, अब यहाँ के लोगों में लावा पक रहा है, इन्होंने कहा जंग करें, इन्हें उठा के बाहर फेंक देंगे ब्रिटिशर्स को। यहाँ से लावा पक रहा है बगावत के लिए, रिवॉल्ट के लिए। अभी वो प्री मेच्योर था लावा, अभी तैयारी इनकी पूरी नहीं थी लड़ने की कि 1 जनवरी 1857 को एक वाकया पेश आया कि एक फौजी जो था ब्राह्मण, वो बैठा हुआ था, पानी पी रहा था, तो पास से एक छोटी जात का हिंदू गुजरा, शूदर जिसे कहते हैं, शेड्यूल्ड क्लास हिंदू। वो आया, उसने कहा भाई जरा ग्लास बर्तन देना, मैंने पानी पीना है। उसने कहा शराब, मैं आपको ये बर्तन दे दूं, होल ऑफ माय रिलीजन टार्निश्ड, तुम छोटी जात के हिंदू हो। तो उसने कहा सर व्हिच रिलीजन यू आर टॉकिंग अबाउट व्हिच हैड ऑलरेडी बीन टार्निश्ड। उसने कहा क्या बकवास कर रहे हो, मेरा रिलीजन कैसे तबाह बर्बाद हो गया, भ्रष्ट कैसे हो गया मेरा रिलीजन मेरा।
उसने कहा जनाब वो जो कार्ट्रिजेस आए हैं ना, न्यू कार्ट्रिजेस, कारतूस जो गन में डालते हैं, दोस कार्ट्रिजेस आर supposed to be open with the help of your teeth, क्योंकि उसके ऊपर शेल चढ़ा हुआ बड़ा हार्ड है, तो उसको ऐसे दांतों से खींच के निकालना पड़ता है और फिर गन में उसको लोड करते हैं। तो उसने कहा वो जो शेल है that has been dipped in the fats of cows and pigs. Cows are sacred for the Muslims and cows are sacred for the Hindus and pigs are forbidden for the Muslims. तो ये अफवाह जो थी, जो सच भी थी, जंगल की आग की तरह ये रूमर फैला। And the next morning thousands of the soldiers refused to use those cartridges, और उन्होंने कहा कि हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट took it as disobedience of order, और उससे क्या हुआ भाई, thousands of the soldiers were imprisoned by the British government, और जो बाकी सिपाही बच गए थे, whatever ammunition had been allocated to them, किसी को बंदूक मिली हुई थी, कारतूस की पेटी मिली हुई थी, एक रिवॉल्वर मिला हुआ था, उसके 10-12 बुलेट्स मिले हुए थे, whatever, खंजर मिला हुआ था, वो रात को उन्होंने सारा असला एमुनिशन जो उनको एलोकेट किया हुआ था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, वो उन्होंने उठाया और वो चल पड़े। मीरठ एक जगह है, मीरठ की जेल में कैद थे उनके सारे साथी सिपाही जो थे। उन्होंने मीरठ की जेल पे 1 जनवरी की रात को अटैक किया, दीवार तोड़ दी जेल की, और 27,000 प्रिजनर्स को, अपने साथियों को, सिपाहियों को वहां से आजाद करा लिया। जितने ब्रिटिशर्स, लोकल सोल्जर्स वहां ब्रिटिश गवर्नमेंट के अपॉइंटेड थे, उन्हें कत्ल कर दिया, और the war of independence began on 2nd January 1857 instead June 1857 where it was planned to be started. जी मारिया, समझ आ गई बात? जी सर, समझ आ गई सर। वॉर जो है वो कंबाइंड सब जो रिलीजियस उधर ग्रुप्स थे उन्होंने इकट्ठे लड़ी थी, या प्रिडोमिनेटली हिंदूज ने स्टार्ट की थी? नहीं जी, इनडिस्क्रिमिनेटली। कोई आप ये नहीं कह सकते मुसलमानों ने स्टार्ट किया, हिंदूज ने स्टार्ट की, इनडिस्क्रिमिनेट सबने मिलजुल के लड़ी है, क्योंकि हिंदू सोल्जर्स भी थे, सिख भी थे, मुस्लिम्स भी थे, सब लोग थे। हाँ जी, तो बात यहां तक पहुंची, वार स्टार्ट हो गई। तो अगला हिस्सा देखिए इसका कि व्हाई द लोकल्स लॉस्ट दैट वार। नजर आया मारिया? जी सर, पेज के सेंटर में है। इसके एक तरफ लिखी है डेफिशिएंसीज ऑफ द लोकल्स, और दूसरी तरफ लिखी है सुपीरियरिटीज ऑफ द ब्रिटिशर्स। ये जो डेफिशिएंसीज हैं, तो बहादुर शाह जफर जो है, ही हैड बिकम टू ओल्ड, ठीक है, तो लैक ऑफ लीडरशिप है ना, ही हैड बिकम टू ओल्ड। मैं ये कहता हूं कि अगर बहादुर शाह जफर टू ओल्ड ना भी होता, यंग भी होता, तो वो क्या कर लेता? ही वॉज नेवर अ वॉरियर, ही वॉज अ पोएट। क्या करता? उनको 2 गजलें उठा के मारता। कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली कुए यार में, और उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, वो 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में नून। जी मारिया, को शेर आता है आपको? सर आते हैं कुछ, कोई एक शेर सुनाओ, कोई सा, जल्दी। तो सिर्फ डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक याद आ रहा है, तो पोइट्री नहीं सुना सकती मैं। ये कौन लेवल का शेर सुना है भाई? डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरा प्यारा दोस्त लांतियों में एक। ठीक है जी। दुआ अमन खान, अगर यही नाम है, सही पढ़ रहा हूँ, वो पूछ रही है कि सर हाउ मेनी प्रिजनर्स वर रिलीज्ड आफ्टर ब्रेकिंग द जेल डाउन? 27,000 जी। ओके, अच्छा जी। बहादुर शाह जफर बूढ़ा हो गया बेचारा, ने क्या लड़ना था, जवान भी होता तो क्या लड़ लेता। फिर अगली बात में आपके पास क्या लिखी है हमारी? जल्दी। लैक ऑफ इक्विपमेंट, तो इक्विपमेंट तो थी नहीं ना, थोड़ी सी थी। जो थोड़ी सी थी वो मारिया वो कहां से आई थी? थी ना ब्रिटिशर से, तो सोल्जर्स थे उन्होंने चोरी नहीं की थी बीबी, वो जो एलोकेट हुई थी ना, वो लेके निकले थे, चोरी डाल दी बेचारों पे। अच्छा जी, उनकी टेक्निकली आर्मी थी तो उन्होंने चोरी की, अगर उनकी अपनी एलोकेटेड। मेरी बेटी कहती तो मान लेते, जो कहती जी चोरी करके ले गई। अच्छा जी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एलोकेट की हुई थी सोल्जर को। अच्छा, फिर आगे क्या है जी? लैक ऑफ फाइनेंसेस। सर रिवोल्ट ओनली इन सम एरियाज। या रिवोल्ट वाज कन्फाइंड ओनली अप टू 4 एरियाज। कानपुर में था,
दिल्ली में था, लखनऊ में था और अवध में था। तो ऐसे जब आपने इतनी बड़ी पावर को उठा के बाहर फेंकना है तो आप सिर्फ ये मतलब 2-4 जगहों पर रिवॉल्ट हो रहे हैं। देखिए प्रेजेंट पाकिस्तान जो है कितना बड़ा है, साउथ इंडिया सारा कितना बड़ा है, वहां किसी को पता ही नहीं था कि कोई जंग भी हो रही है, कोई रिवॉल्ट भी हो रहा है कि नहीं हो रहा, पता ही नहीं था किसी को। तो ऐसे तो आप इतनी बड़ी पावर को उठा के बाहर नहीं फेंक सकते। देन इट कम्स टू द लैक ऑफ फाइनेंसेस। देखें जंग लड़ना जो है इट्स वन ऑफ द मोस्ट कॉस्टली थिंग इन द वर्ल्ड। तो इनके पास पैसे ही नहीं था बेचारों के पास, इन्होंने क्या बेचारों ने जंग लड़नी थी। आगे क्या लिखा हुआ मरियम, सॉरी मारिया? फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स एंड फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हो गए और नो प्रॉपर एम और गोल। हैं जी, नो प्रॉपर एम और गोल, so नो प्रॉपर एम और गोल। पता ही नहीं ना करना क्या है जंग करके। इन्होंने दिल्ली पे कब्जा कर लिया था, बट विद इन 8 आवर्स उन्होंने ना सिर्फ कब्जा छुड़ा लिया बल्कि उन्होंने बहादुर शाह जफर के 2 बेटों को उसके सामने कत्ल किया, उसके सर काट के तख्त पे रख के उसको पेश कर दिए, ठीक है। और बड़ा बुरा, बहुत ह्यूमिलिएट किया उन्होंने यहाँ पे। वजह ये थी कि यहाँ के लोग तैयार ही नहीं थे जंग के लिए, उनको पता ही नहीं था जंग कैसे कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, रिवॉल्ट कर रहे हैं और एम है कोई नहीं, गोल है कोई नहीं। एवरीवेयर द ब्रिटिशर्स वर प्रेजेंट अराउंड दिल्ली। तो दिल्ली पे इन्होंने रिबेलियंस ने कब्जा कर लिया, उन्होंने विद इन 8 आवर्स कब्जा छुड़ा लिया। तो नो एम, नो गोल, नो स्ट्रैटेजी। आगे क्या है सर? आगे है इंटरनल कंस्पिरेसीज एंड डिसलॉयल्टीज। बहुत ज्यादा एक दूसरे से इंटरनल कॉन्स्पिरेसीज बहुत ज्यादा थी, जेलसी फैक्टर बहुत ज्यादा था, आपस में एक दूसरे की मुखबरियां कर देते थे। उससे क्या होता था, उससे वहां के लोग जो है, ब्रिटिशर्स जो हैं, उनको पता चल जाता था और वो बंदा ही उठा लेते थे, बीच वाला जो मेन आदमी होता था उसको वो उठवा लेते थे। तो उससे सारा इनका प्लान जो है वो चौपट हो ऐसा। तो इंटरनल जो इंट्रीग्स थी, साजिशें और जो जेलसीज थी एक दूसरे से, वो बहुत वाइटल साबित हुई। इसी तरह आप उनकी सुपीरियरिटीज देख लीजिए कि सारा सी ओपन पड़ा था उनके लिए, अटलांटिक भी, पैसिफिक भी, जहां से उनका दिल चाहता था असला लाते थे। पूरे इंडिया के कोस्ट फ्री पड़ी थी उनके लिए, असला लाते थे, जमा करते थे, अटैक करते थे, मारते थे। नोबडी वाज देयर टू स्टॉप देम, कोई उनका कंपटीशन नहीं था। और आप ये देखें कि पूरा एक कंट्री उनकी बैक पे है, इंग्लैंड, एक बड़ी कंट्री बकायदा, इट वाज ऑन द बैक ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो फिर उन्होंने ही जीतना था ना भाई। और फिर आप देखें कि इक्विपमेंट, बेटर इक्विपमेंट, ऑब्वियसली दे वर हैविंग द बेटर इक्विपमेंट। और एक सबसे मजे की बात यह कि दे न्यू द साइकोलॉजी ऑफ द लोकल्स वेरी वेल। उनको लोकल्स की साइकोलॉजी का बहुत अच्छी तरह इल्म था, किसको ब्राइब करना है, किसको थ्रेट करना है, किसको कत्ल करके दूसरे नंबर 2 को लाके उसको खरीदना है, किसको ह्यूमिलिएट करना है, किसी को डराना धमकाना है। दे न्यू ईच एंड एवरीथिंग। सो जो लोकल्स ने हारना तो इनका मुकद्दर ठहर ही चुका था। ये जंग हार गए। जब जंग हार गए तो फिर देखें 2 तरह के इम्पैक्ट सामने आए। क्या क्या लिखा हुआ है मारिया? जनरल इम्पैक्ट्स एंड अनडिजायरेबल इम्पैक्ट्स। जनरल इम्पैक्ट्स एंड अनडिजायरेबल, कहां गई मारिया? सर यहीं पे हूँ, जनरल इम्पैक्ट्स एंड अनडिजायरेबल इम्पैक्ट्स। बात यह है कि जो जनरल है उसमें आप सबसे पहले आपके पास लिखा हुआ है कि ईस्ट इंडिया इंडिया डायरेक्टली गिवन अंडर क्राउन। जो सबसे पहला इंपैक्ट आया वार ऑफ इंडिपेंडेंस का वो ये आया कि इंडिया वाज गिवन डायरेक्टली अंडर क्राउन एंड इट बिकेम ब्रिटिश इंडिया। दूसरी बात, ईस्ट इंडिया कंपनी अबॉलिश्ड, यानी अब ईस्ट इंडिया कंपनी की जरूरत नहीं ना रही। तो किसी चीज की जरूरत कब नहीं रहती मारिया? फिर जब आपको फुल कंट्रोल हो जाता है तो उनको वो ईस्ट इंडिया, जब उस चीज का काम खत्म हो जाता है ना, the thing which was assigned to that institution, वो assigned project जो है वो पूरा हो गया तो उसको खत्म कर दिया उन्होंने जनाब। ठीक है जी, मकसद पूरा हो गया और उन्होंने उसे खत्म कर दिया भाई। अच्छा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अबॉलिश्ड। तो भाई डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बनाया क्यों हुआ था कि इस स्टेट पे भी कब्जा हो जाए, इस पे भी कब्जा हो जाए, उस पे भी कब्जा हो जाए। तो अब तो सारे इंडिया पे कब्जा हो गया, अब क्या करना है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को वो अबॉलिश कर दिया। फिर ब्रिटिश एटीट्यूड में चेंज आ गई। सही बात है कि द ब्रिटिशर्स हु केम हियर इन द गाइज ऑफ ट्रेडर्स, नाउ दे हैड बिकम द ऑनर ऑफ एवरी ब्लैक एंड व्हाइट। तो एटीट्यूड में चेंज क्यों ना आता? फिर उन्होंने ब्रिटिश आर्मी यहां पे स्टैब्लिश करनी शुरू कर दी, ब्रिटिश इंडियन आर्मी बकायदा तौर पे बनानी शुरू कर दी, ऑर्गेनाइज करनी शुरू कर दी। और एक चीज में लिखी हुई है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट, नजर आई मारिया? जी सर, पॉइंट 4 है। डब्बा डाले, डब्बा कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट, स्टार लगा लें साथ रजिस्टर पे लिख के।
कि कॉन्स्टिट्यूशनल एंड डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट पे हमने पूरे 2 लेक्चर्स में बात करनी है। ओके ओके सर। अच्छा जी, तो दूसरी तरफ आप देखें कि अनडिजायरेबल जो इंपैक्ट्स है कि इट वाज एन एफर्ट गुड फॉर नथिंग, मतलब एक ह्यूज इकोनॉमिक लॉस हुआ और तो कुछ ना हुआ। अच्छा, मुसलमानों के लिए स्पेसिफिकली इट वाज अ ग्रेट शॉक, because right from the beginning, the time the Muslims arrived in subcontinent in 712 AD, till then, till 1857, from 712 till 1857, Muslims kept in rule somewhere somehow. But it had happened first time ever that the Muslims had lost the rule from all the corners of India. Rather, they had fallen in a very, very drastic and hazardous situation. अच्छा जी, हिंदूज के लिए इतना बड़ा शॉक नहीं था, इसलिए कि they were already living under the rule of Muslims and they were forced to study Persian, which was an inferior language in those days. English was a superior language. तो हिंदूज जिस वक्त ये जंग खत्म हुई, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, हार गए लोकल्स, तो हिंदूज वर क्विक एनफ टू रियलाइज कि अब बहुत मार पड़ेगी। तो उन्होंने क्या किया, they immediately managed to make their access to the British government and made them realize that whole of the war of independence was planned, organized, strategized, established, implemented and fought by the Muslims, and Hindus were innocent about it. Moreover, in order to strengthen their statement, in order to justify their statement to the Britishers, they said कि sir, you snatched, Britishers, you snatched the rule from the Muslims and not from the Hindus. So what was wrong with the Hindus to head a war against you? It was the element of Muslims only. दूसरी तरफ मुसलमान क्या कर रहे थे, ये स्टेटमेंट्स दे रहे थे कि इन काफरों को, नॉन बिलीवर्स को उठा के बाहर फेंक देंगे, दिल्ली के लाल किले पे झंडा लहरा देंगे, और जनाब जो इंग्लिश पढ़ता है वो काफर हो जाता है, जो इंग्लिश पढ़ता है उसका निकाह टूट जाता है। इस किस्म के फतवे दे रहे थे ये लोग यहाँ पे, तो जो हिंदूज की स्टेटमेंट्स को मजीद जस्टिफाई करते चले जा रहे थे। तो फिर ब्रिटिशर्स ने मुसलमानों को पकड़ के मारना शुरू किया। मुस्लिम्स वर हैंग्ड, 27,000 मुसलमानों को फांसियां देती। मुस्लिम्स वर सेंटेंस्ड, कोर्ट से सजाएं सुनाई गई। मुस्लिम्स वर पनिश्ड, मारा गया उनको पकड़ के। मुस्लिम्स वर सैक्ड फ्रॉम द जॉब्स, नौकरियों से निकाल दिया गया। बॉम्बे बार में 240 वकील थे, जिनमें सिर्फ एक मुसलमान वकील बचा। मुसलमानों के मदरसों को आग लगा दी। Their ulmas were held mainly liable to instigate the Muslims against the Britishers. और हमारे उलमा जो थे उनको पकड़ के इंडेमन आइलैंड्स, इंडिया के साउथ में कुछ जजीरे हैं, वहां ले जाके रख दिया। वहां क्लाइमेटिक कंडीशंस, एनवायरमेंटल कंडीशंस इतनी टफ हैं कि अगर 2 महीने बंदा वहां रहे तो स्किन गल के गिरनी शुरू हो जाती है, डिके कर जाती है इंसान की स्किन। तो वहां पे उनको रख के छोड़ दिया जनाब। 3-3 दिन उनको भूखा रखते थे, और जब खाने को देते थे तो पिग देते थे जान के, उनको ह्यूमिलिएट करने के लिए। दिल्ली में शाह वलीउल्लाह की एक बहुत खूबसूरत लाइब्रेरी थी, उस लाइब्रेरी को इन्होंने आग लगा दी, बहुत नुकसान हुआ वो। फिर इन्होंने मुसलमानों को जब जॉब से निकालते थे तो इट वाज ऑलरेडी मेंशन्ड, अगर कोई नई जॉब, इफ इट वाज एनी न्यू जॉब advertised in the gazette, so it was already mentioned there that Muslims were not eligible even for the interviews, कहते इंटरव्यू देने के लिए भी नहीं आना मुसलमानों ने। तो ये हालात है मुसलमानों के। Even their children were robbed of the hope of a better future। भाई जिस बच्चे के दादे को फांसी हो गई है, जिस बच्चे के बाप को जेल में डाल दिया है, चाचे को कोड़े पड़ रहे हैं, भाई को नौकरी से निकाल दिया है, घर में फाके हैं, बाहर निकल के बताता है कि मुसलमान है तो मार पड़नी शुरू हो जाती है, ऐसे बच्चे के पास फ्यूचर की क्या होप बचेगी। तो ये देखिए कि ये दीज वर द सर्कमस्टांसेस ऑफ द मुस्लिम्स, जिसमें ब्रिटिश मुस्लिम्स को अपना राइवल समझ रहे हैं और मार रहे हैं बहुत बुरी तरह पकड़ के। लेकिन यहाँ पे फिर जिस तरह अकबर इस्लाम को ले डूबने लगा था तो वहां आके बचा लिया था शेख अहमद सरहिंदी ने, औरंगजेब अपनी पॉलिसी से इस्लाम को ले डूबने लगा था तो वहां आके बचा लिया था शाह वलीउल्लाह ने। तो यहाँ पे जब मुसलमानों की हरकतों की वजह से इस्लाम खतरे में पड़ गया सब कॉन्टिनेंट में, तो वहां सामने आ जाते हैं सर सैयद अहमद खान। ठीक है मारिया? जी सर। मारिया सो रही, जाग रही है? नहीं सर, जाग रही हूँ, सुन रही हूँ।
ताकत से बोलना। सर जाग रही हूँ, नाश्ता नहीं किया अभी तक इसलिए। ओए होए होए होए, नाश्ता नहीं किया तो कर लेना था ना नाश्ता। सर बनाया नहीं है अभी, क्लास के बाद बना के करूंगी। तो क्लास के बाद तो दूसरी क्लास स्टार्ट हो जानी फटाफट। जी सर, उसके बाद। अच्छा, आप अपने पेरेंट्स के साथ वहां रहती हैं या शादी करके वहां गई हैं? नहीं सर, मैं यहाँ पे काम करती हूँ, मेरे पेरेंट्स पाकिस्तान में और मेरी शादी नहीं हुई है, तो मैं आई वर्क हियर। आप क्या काम करती हैं बेटा, किस शोबे में हैं? सर आई वर्क इन करीम, आई एम लुकिंग आफ्टर बिजनेस डेवलपमेंट फॉर करीम यूएई। अच्छा, माशाल्लाह, वेरी गुड जी, वेरी गुड। तो आपको तो बेटा अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर पेरेंट्स भी इधर हैं, साथ भी कोई नहीं, अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखा करें। और सेहत का ध्यान रखने के लिए सबसे जरूरी काम ये है कि आप ब्रेकफास्ट जरूर कर लिया करें, क्योंकि ब्रेकफास्ट जब आप नहीं करते तो आपकी सेहत पे बहुत बुरा असर पड़ता है। क्योंकि मैं खुद ब्रेकफास्ट नहीं करता इसलिए बता रहा हूँ, रोज भूल जाता हूँ। फिर यहाँ आ गया, आज मैंने आके अय्याशी की। के पराठे अय्याशी काम की थी। मैंने पराठा मंगवाया और अंडा मंगवाया, ठीक है जी, और अंडा पराठा आमलेट खाया पराठे से। ये मेरे लिए बहुत बड़ी एक अय्याशी है, ठीक है जनाब। तो इसलिए आप देख रहे हैं आज मेरी बात में ताकत कितनी है, ताकत, ठीक है। ओके, सर मेरा वीकेंड मील होता है अंडा पराठा, और अभी मेरी अम्मी ने मुझे बहुत खिला के भेज दिए हैं, तो अब थोड़े अरसे के लिए पराठे से दूर रहूंगी। नहीं, अम्मी कुछ खिला के भेजती है तो 5 से 7 8 10 दिन 12 दिन आगे का खिला देती है वो, सर वो इतने जख्या कर लेती है अंदर। सर वो जब पराठे इतने खाए हैं, उनका वेट भी तो उतना ही गेन हुआ होगा ना, तो थोड़ा सा हेल्दी खाना हाँ, पड़ेगा। ये तो है भाई बात पराठा है। खा के मुझे तो नींद आती है सर, आप पता नहीं एक्टिव कैसे हो जाते हैं, मेरा तो नैप लेने का दिल करता है अंडा पराठा खा के। सुस्त लोग हैं ना आप। सर आप सारी कौम में बेटे ब्रायलर के बने हुए, ठीक है। वो जो नेट सा ब्रायलर नहीं होता, जिसको तो कसाई पकड़ने लगता है पिंजरे में, तो वो एहतजाज ही कोई नहीं करता, वो हल्का सा कहता कौ 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 कौ, वो कहता चल भाई आजा काका तेरी बारी, पकड़ के ले जाता है। आप जो पुराने जमाने में जो देसी मुर्गा होता है ना, देखा है कभी आपने देसी मुर्गा मारी? जी सर, मेरे अम्मी अब्बू चकवाल से, यूनाइटेड किंगडम ऑफ चकवाल से हैं, तो मेरा बचपन यूनाइटेड किंगडम ऑफ चकवाल से अच्छा यार ये तो मशहूर हो गया भाई, यूकेसी हमारा यूनाइटेड किंगडम ऑफ। लो जी, और लोग आ गए चकवाल से। हसन, डाकखाना मिल गया जी, मुबारक हो आपको। और भी लोग आ गए बहुत सारे, यूएसटी से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ तेलंगाना, और यूनाइटेड किंगडम ऑफ चकवाल से, ठीक है जनाब। तो मारिए, वो देसी मुर्गा होता है ना, उसको पकड़ना शुरू करें ना आप खाने के लिए, तो बस वो नहीं फिर काबू आता, आपके पूरा गांव घुमाता है आपको वो, ठीक है। मैंने मार खाई हुई है देसी मुर्गे से बचपन में, तो मुझे पता है। देसी मुर्गे ने किसी बात पे ही मारा होगा ना आपको, ऐसे तो नहीं मारा होगा। बहुत लड़ाका सा मुर्गा था, पास से गुजरो काट लेता था फजूल में। अच्छा, कुछ कहा था आपने उसे? नहीं सर, मैं बहुत डरपोक बच्ची थी, मैं तो कुछ नहीं कहती थी, वो उड़ के कंधे पे वैसे ही बैठ जाता अच्छा, था। उड़ के आया देसी मुर्गा, उड़ के आया यानी? बेटे देसी मुर्गा था कि सुपरमैन था? सर मुझे तो वो सुपरमैन वाली क्वालिटीज उसमें लग रही थी, उसके बाद ज़िब्बा करवा लिया था उसको। वेल डन, वेरी गुड मारिया, बहुत मजा आया बात का आपसे भी। जब देसी मुर्गा उड़ता उड़ता आया और आके मारा आपको। अच्छा, आप कितनी थी उस वक्त, किस क्लास में थी? सर मैं 3rd 4th ग्रेड में होंगी, तो छोटी थी उस वक्त। क्लास 3 4 में थी। चले ठीक है, कोई बात नहीं जी। सुपर मुर्गा जी ज्यादा फारूक कहती है गाँव में। तो आप लोगों सुन लो, गांव वालों, वो कातिल होता है, कत्ल करने आता लोग है। और मुर्गे दोनों ही लड़ाका होते हैं, तो सबसे हाँ, लड़ाका होता है, मुकातिल। कत्ल करने आ गया था। तो हसन, आपको तो नहीं कभी मुर्गा पड़ा वहां पे? आप भी उसी इलाके से बिलोंग करते हैं भाई। देखिए हसन, यहाँ पे असील मुर्गा होगा वो कहते हैं, यानी हसन को देखिए, उसको उनकी काइंड्स की भी पहचान है मुर्गों की। कहते हैं नहीं सर, हाँ जी हसन ने, कि हसन को इसलिए पढ़ना था मुर्गे ने। मुर्गे आ मुर्गे को पड़ा था। मुर्गे आ रहे सामने से, हसन आ रहा, तो एक मुर्गा दूसरे को कहता है वो भाग बिल्ला आया है। अच्छा, और ये बिल्ला बेटे मैंने इंकिसारी से काम लेके कहा है हसन। ठीक है मारिया? जी ठीक है सर। ओके, चले जी हसन, आप खुद ही फिट करते रहे ना, मैंने बिल्ले की जगह क्या कहना था। ये मुर्गा किससे डरता है, या खुद ही फैसला करे, मुझे नहीं पता। ओके, तो मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि सर सैयद अहमद खान सामने आते हैं 18 अक्टूबर
1817 को सर सैयद अहमद खान पैदा होते हैं दिल्ली में। 18 अक्टूबर 1817 दिल्ली में पैदा होते हैं सर सैयद। इनके अबू एक जगह बैठे हुए थे, एक बंदा आया, उसने बताया कि जनाब आपके घर काका हुआ है, तो इनके अबू भागे भागे गए, तो आगे सर सैयद दाढ़ी रख के बैठे हुए थे। ठीक है यार, बात ये कि मैंने जैसे सर सैयद को देखा मुझे तो वैसे ही नजर आते हैं ना, दाढ़ी रख के बैठे हुए। अच्छा जी, मारिया समझ आ रही बात आपको? जी सर। ओके, सर सैयद अहमद खान जो है ही बिलोंग टू एन एलीट क्लास फैमिली, और राइट फ्रॉम द बिगिनिंग उनकी जो अपब्रिंगिंग थी दैट वाज मेड बाय हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ दैट टाइम। इवन हिज ग्रैंडफादर सैयद हादी, ही वाज गिवन द टाइटल ऑफ जवादुद्दौला। जवादुद्दौला, जवादुद्दौला का मतलब होता है इल्म वाला। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे लिखी हुई है, अहमद शाह साहब ने, सॉरी एहसन शाह, वो कहते हैं नहीं सर मेरे पास 250 मुर्गे हैं देसी। तो बेटे क्या उन पे रिसर्च कर रहा है? बेच दे। 250 मुर्गे रखे बेटे, क्यों रखा हुआ भाई? 250 मुर्गे खा के सीएसएस होगा। हाँ 250 मुर्गे कहती है खा के सीएसएस हो जाएगा। लॉजिक कमाल है। लॉजिक सिलेबस खत्म, और जिसने सीएसएस करना है, नया फार्मूला है, वो 250 देसी मुर्गे खा जाए। ठीक है मारिया? ठीक है सर, थोड़ा दिमाग तेज होगा। थोड़ा नहीं, फिर तो दिमाग बहुत तेज हो जाएगा 250 मुर्गे खा गए तो। अच्छा जी, ले जनाब, बात ये है मुर्गों की अब खाम खशामत आ जानी भाई, अगर ये बात मशहूर हो गई तो। इस तरह कोरोना के दिनों में मशहूर हुई थी ना बात कि पता नहीं वो लहसुन खा जाओ तो जनाब कोरोना खत्म हो जाता है, वो मार्केट से लहसुन गायब हो गया सारा। अच्छा, वो डेक्सोथ्रोन, पता नहीं मुझे सही नाम नहीं उसका, सॉल्ट का था, वो मशहूर हुई बात कि जनाब उससे जो है वो कोरोना खत्म हो जाता है, मार्केट से वो डेक्सोथ्रोन मेडिसिन ही सारी खत्म हो सर गई। कोरोना कमाल लोग है ना। मैंने लोगों हैं जी? को बोला मैं डिस्टेंसिंग कर रही हूँ, मैं आपसे मिलूंगी नहीं, आपके घर पे बच्चे हैं। उन्होंने कहा नहीं बेटा ये तो वैसे ही आपको गलत लग रहा है, कोरोना एक कंस्पिरेसी थी, खत्म हो गया, आप आ जाए मिलने के लिए हमें। तो पाकिस्तान, अच्छा, वो कहते खत्म हो गया कोरोना? उन्होंने कहा नहीं कोरोना शोरोना कुछ नहीं, आप आ जाए मिलने के लिए। हाँ जी, वो नहीं करते, हम कोई केयर नहीं करते। और हम तो लाहौर के लोग तो स्पेशली, हमें अगर कोई डराए ना किसी चीज से, मैं भी लाहौर को बेसिकली, तो अगर कोई डराए ना आके कि यार इसको खंबे को हाथ ना लगाना, इसमें करंट है, तो हम गुस्सा खा जाते हैं, और जा करंट अरे ओ, साथ लटक जाएंगे खंबे के। लेकिन एक दफा हम पंगा जरूर लेते चीज से ना, तो कोरोना से भी नहीं डरे हम। एन कोरोना के दिनों में लोग फिरते रहे बाहर, मैं मना भी करता हूँ कुछ दोस्त से बाप जो नजदीकी है, लेकिन वो कहते नहीं यार हमने तो फिर नहीं फिरना है। अच्छा जी, भारत सर सैयद अहमद खान ने जिस वक्त होश संभाला तो एट अ वेरी अर्ली एज हिज फादर डाइड। जब इनके फादर फौत हो गए तो सर सैयद हैड टू बी ऑन द जॉब एट अ वेरी अर्ली एज। और जॉब इन्होंने क्या की, सुनने वाली बात है, नायब मुंशी की। यानी एक होता है वकील, एक होता है उसका मुंशी, एक होता है उसका नायब, यानी ऑलमोस्ट ऑफिस बॉय टाइप जॉब है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि कोई जॉब छोटी बड़ी नहीं होती, इंसान खुद मेहनत से आगे बढ़ सकता है। तो 1841 में जस्ट आफ्टर 2 इयर्स सर सैयद ने, अच्छा जी वो कुछ लिखा हुआ उन्होंने, मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा था। सर सैयद ने 1841 में सब जज का एग्जाम दिया, जूनियर जज का, और जूनियर जज भर्ती हो गए। एंड देन फॉर रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ही केप्ट ऑन वर्किंग इन द फील्ड ऑफ जुडिशरी। सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान जो है, ही वाज अ वेरी लिबरल सॉर्ट ऑफ पर्सन। और आफ्टर स्पेशली ड्यूरिंग द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, सर सैयद अहमद खान पे ना ब्रिटिशर्स को एतबार बहुत ज्यादा था, बहुत एतमाद करते थे। और वो एतमाद उस वक्त और बढ़ गया जिस वक्त ड्यूरिंग द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 सर सैयद अहमद खान प्रोवाइडेड रेफ्यूज टू अ लॉट ऑफ यूरोपियन फैमिलीज। क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं वो यूरोपियन फैमिलीज की औरतों को, बच्चों को, बंदों को जो काबू आ जाते थे, गोरे यूरोपियंस, उनको वैसे सादा कत्ल नहीं कर देते थे, उनको सड़क पर रख के ज़िबा करते थे, रोड पे रख के, इतने जालिम थे। तो उनको सर सैयद ने रेफ्यूज प्रोवाइड किया बहुत सारे ब्रिटिशर यूरोपियंस को। तो ये ब्रिटिशर्स का सर सैयद पे कॉन्फिडेंस जो है वो और भी बहुत ज्यादा बढ़ता चला गया। और उसका रिजल्ट ये निकला कि आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, व्हेन सर सैयद अहमद खान ऑब्जर्व्ड that the Muslims had really fallen in a very hazardous situation, and the Muslims were really under a cloud, or they were faced with very very severe circumstances. So Sir Syed Ahmad Khan decided to do something for the Muslims. तो Sir Syed Ahmad Khan ने
सबसे पहले जो है एक मैगजीन इशू किया, कॉजेज फॉर द रिवॉल्ट ऑफ 1857, कॉजेज फॉर द रिवॉल्ट ऑफ 1857। जी मारिया, समझ आ रही बात? जी सर। सर मैगजीन जो है वो सिर्फ मुस्लिम्स को टारगेट कर रहा था या ओवरऑल सब लोगों को? ओवरऑल जी, वो देखिए कॉजेज फॉर द रिवॉल्ट है ना, तो ओवरऑल है, सबके लिए है। इसमें कॉज ये उर्दू में उन्होंने छापा, उर्दू में इसका नाम था रसाला बराए असबाबे बगावत हिंद। तला शायद एग्जैक्ट ईयर नहीं पता जी, बस वार के बाद है 1860s में। रसाला बराए असबाबे बगावत हिंद, कॉजेज फॉर द रिवॉल्ट ऑफ 1857, ये इन्होंने उर्दू में शाया किया। उसके बाद इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया एंड देन इट वाज सेंट टू लंदन एज वेल, ताकि ब्रिटिशर्स को भी साबित हो सके, बताया जा सके कि वार के मेन कॉजेज क्या थे। तो सर सैयद ने इसमें लिखा कि ओनली द नेटिव्स, द इंडियंस, द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द सिख्स, दे वर नॉट ओनली फैक्टर who are responsible for the war of independence, rather सर सैयद ने कहा ब्रिटिशर्स यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वॉर। तो उन्होंने कहा कि भाई हमने क्या किया है सर सैयद? तो उन्होंने कहा भाई आपने ये किया। सर सैयद ने कहा कि यू नेवर प्रोवाइडेड द masses of subcontinent with any kind of platform with the help of which they would have communicated their problems, their reservations, their inconveniences, their complaints to the British government. किसी किस्म का कोई प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड नहीं किया आपने। एंड व्हेन देयर वाजंट एनी काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म, तो याद रखिए जहां पे रिक्वेस्ट, जहां पे कंप्लेंट, जहां पे रिजर्वेशन सुनने का दरवाजा बंद हो जाता है, वहां पे रिवॉल्ट होता है। फिर रुतों का कायदा है, वक्त पर ही आती जाती हैं, तुम्हारे शहर में क्यों रुक गया फरियाद का मौसम। तो जहां फरियाद का दर बंद हो जाए वहां फिर रिवॉल्ट होता है। मारिया ये बात समझ आ रही है? जी सर। इतनी कमजोरी से बात समझ आ रही है? ताकत से बोल। जी सर समझ आ रही है। भाई अभी तो कल ही आई है, अभी तो जहीरा चल रहा है ना जो अम्मी ने खिला के भेजा। जी जी सर, मैं लैपटॉप पास रख लेती हूँ ताकि आपको सही से आवाज आए सर, थोड़ा दूर पड़ा। हाँ देखे ना, अभी तो देखो ना, अभी वो ताकत चल रही है, अभी वो अम्मी ने जो खिला के भेजा है। ठीक है सर, अम्मी ने साथ भी खाना भेजा है ना, तो वो भी ताकत चल रही है। वाह जी वाह, एमी तो नहीं कहते ना मामा ठंडियां छावा, है ना? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। और तो कोई लाना तो भी नहीं भेजता, ठीक है ना? माँ ही माँ खाओ खाना ना खाओ, किसी को कोई परवाह नहीं होती, तो माँ ही होती है। और एनीवे, माँ के बाद मैं कैटेगराइज, माँ के बाद मैं कैटेगराइज करता हूँ बेटी को, जिसको परवाह होती है बेलौस सारी जिंदगी। बहन भी है, लेकिन बहन से ना लेटर ऑन आपका वो शरीका जायदाद और फिर वो भाभी आपस में और वो सारा नंद भाभी, वो एक मैस क्रिएट हो जाता है। तो माँ और बेटी दो रिश्ते ऐसे हैं जो हमेशा प्योर चलते चले जाते हैं हमेशा। तो बस ये सिलसिला है जी। माँ मेरी फौत हो गई, बहन थी कोई नहीं, बेटी अल्लाह ने दी कोई नहीं। तो न जाने कौन दुआओं में याद रखता है, वो मैं डूबता हूं समंदर उछाल देता है। ओ कोई बात समझ में आती है भाई? सारा सुलेमान कह रही है बीवी का क्या कसूर? नहीं कोई कसूर नहीं है, बिल्कुल वो भी बहुत प्यारा रिश्ता है, अल्लाह ताला की जात पाक के बनाए हुए मुकद्दस रिश्तों में से एक है, वो तो कोई नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि माँ और बेटी का कोई कंपैरिजन नहीं है ना, मैं ये कह रहा हूँ। तो बाकी हर रिश्ता अपनी जगह बहुत अहम है, बहन भाई बहुत अहम है, और दादा बहुत प्यारा रिश्ता है, दादी, उनको बड़ा इंटरेस्ट होता है बच्चों से, अपने बच्चों के बच्चों से। तो इस तरह तो बहुत से रिश्ते हैं ना। तो वो कह रही है बहुत ना इंसाफी है, सारा कह रही है। वो कौन ना इंसाफी है? कह दिया बीवी बहुत अच्छा रिश्ते हैं। वहां से कंपेयर नहीं हो सकता शौहर और बीवी का रिश्ता, वो तो बिल्कुल ना ही आप कंपेयर कर सकते हैं। माँ बाप और बहन भाई बेटी, वो बच्चों का बिल्कुल अलग, उससे कंपेयर नहीं किया जा सकता ना। वैसे तो वो इटसेल्फ बहुत प्यारा रिश्ता है, लेकिन माँ और बेटी से तो नहीं कंपेयर करें ना आप उसको। मैं ये कह रहा हूँ कितनी लड़ाई हो रही है। तो फिर मैं क्या कह रहा हूँ भाई, सोबिया नवाज आगे कहते हैं सर आपकी इतनी सारी बेटियां तो हैं, बिल्कुल हैं माशाल्लाह, बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं, और आई एम प्राउड ऑफ इट। बहुत सी स्टूडेंट्स मेरी जो है, बेटियां जो हैं मेरी, कई साल से मेरे साथ हैं, हर वक्त इन टच होती हैं। कई तो मैसेज करके तंग करती हैं, सर खाना खा लें आप, मुझे पता, हमें पता आपने खाना नहीं खाया होगा। मैं तो बेटा खा लूंगा खाना,
अच्छा तो घर से अलीशान फोन करता है, बेटा मेरा पापा पे खाना क्या है, क्योंकि उन्हें पता मैं नहीं खाऊंगा, मैं बातों में भूल जाता हूँ, काम में लग जाता हूँ, फिर काम करता हूँ, खाना वाना नहीं खाता। तो अब पिछले 2-4 साल से जब से शुगर हो गई है ना, तो फिर उनको ज्यादा फिक्र रहती है मेरी कि मैंने कुछ खाया कि नहीं खाया, शुगर लेवल डाउन ना हो जाए। चला जाए कहते हैं सर हम स्टूडेंट्स हैं, आपकी दुआ के लिए। वेरी गुड जी, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। हसान अहमद आगे जी, सर आपने क्लास में मौजूद बीवियों का वोट लूज कर दिया। नहीं मैंने लूज किया, मैंने तो कहा बहुत मुकद्दस रिश्ता है, बहुत पाकीज़ा रिश्ता है, बहुत अच्छा रिश्ता है। ए हसान अहमद नन्नों वाला काम ना कर, आग लगाना मारिया देखे तो ये हसान फुफ्फो बन गए, चकवाल से है ना। माय नेम इज फुफ्फो बट आई एम नॉट अ टेररिस्ट। ओके चलें छोड़ें। तो क्या बात हो रही जी, कुल मिला के ये बात बनी कि सर सैयद अहमद खान ने ऑब्जर्व किया कि मुसलमानों को इन हालात में से निकाला जाए, तो उन्होंने सबसे पहले ब्रिटिशर्स को रियलाइज करवाया कि भाई आप मुसलमानों को पकड़ के मार रहे हैं, कि इनका कसूर था वार ऑफ इंडिपेंडेंस, अकेला इनका कसूर नहीं है, यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, क्योंकि आपने इनकी कंप्लेंट्स नहीं सुनी लोकल्स की, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं किया जिसकी मदद से आप तक अपनी फरियाद पहुंचा सकते। अच्छा, ब्रिटिशर्स को तो एहसास दिलाया, साथ ही सर सैयद ने गौर किया कि मुसलमानों को मार पड़ क्यों रही है, इतने ज्यादा बुरे हालात मुसलमानों के क्यों हैं। तो सर सैयद ने, जब भी आपने किसी प्रॉब्लम को दूर करना हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द कॉजेस दैट व्हाई द सिचुएशन हैज इरप्टेड लाइक दैट, व्हाई द सिचुएशन हैज प्रेसिपिटेटेड लाइक दैट। तो सर सैयद ने नोट किया कि ब्रिटिशर्स मुसलमानों को इसलिए मार रहे हैं पकड़ के कि वो मुसलमानों को अपना एनिमी समझते हैं, दुश्मन समझते हैं, मैं तेरा दुश्मन, दुश्मन तू मेरा। ठीक है जी, अच्छा नहीं। फिर उन्होंने कहा, सर सैयद ने नोट किया कि ब्रिटिशर्स वर अफ्रेड ऑफ द मुस्लिम्स, मुसलमानों से खौफजदा हैं। अच्छा जी, और मुसलमानों को वो इनकैपेबल समझते हैं। तो सर सैयद ने सोचा कि अगर इन 3 ऑब्स्टेकल्स को दूर कर दिया जाए, यानी वो हमें एनिमी समझते हैं, वो हमें फियर हमारे से रखते हैं इसलिए हमें मारते हैं पकड़ के, हमें इनकैपेबल समझते हैं, अगर इन ऑब्स्टेकल्स को दूर कर दिया जाए तो फिर काफी हालात बेहतर हो सकते हैं। तो सर सैयद अहमद खान ने क्या किया जनाब, एनिमी, सर सैयद ने कहा मुस्लिम्स ट्राई टू बिकम लॉयल विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ लॉयल हो जाओ। दूसरा सर सैयद ने कहा कि जो अंग्रेजों को हमारे से फियर है ब्रिटिशर्स को, वो फियर क्या है, वो फियर ये है कि यार ये कहीं हमें दोबारा कंपीट करके हमें उठा के यहां से बाहर ना फेंके। तो सर सैयद ने कहा मुस्लिम्स एडॉप्ट एलूफनेस फ्रॉम पॉलिटिक्स, मुस्लिम्स एडॉप्ट एलूफनेस फ्रॉम पॉलिटिक्स। देखे, जो आदमी सियासत में हिस्सा ही नहीं ले रहा, एलूफनेस, दूरी, इस पे आतिफ असलम ने गाना भी बनाया हुआ दूरी, मारिया वो सुना होगा गाना दूरी? जी सर, दूरी से ही हाँ जी, वो इसी में बनाया उसने कि सर सैयद ने मुसलमानों का, मुस्लिम्स ट्राई टू गेट एलूफनेस फ्रॉम पॉलिटिक्स, सियासत से दूर रहो। तो मेरे जुमले को हमेशा याद रखना कि whosoever stays away from the politics, whether he was a person or whether it is an institution, it really becomes the apple of the eye of the government। क्योंकि जो पॉलिटिक्स में नहीं वो गवर्नमेंट का कंपेटिटर नहीं, तो जो गवर्नमेंट का कंपेटिटर नहीं वो गवर्नमेंट को अच्छा लगता है। ठीक है जनाब सर, लेकिन इसमें ब्रिटिश को यकीन कैसे आएगा कि मुसलमान, क्योंकि उनका फियर तो ये है ना कि पीछे से कब से मुसलमानों का कंट्रोल है। तो अगर मुस्लिम पॉलिटिक्स से अलग भी हो जाते तो दे वर स्टिल ट्राइंग टू मेक देम मोर इनकेपेबल। एक तो मुसलमान खुद टाइम से पीछे हैं, दूसरा वो उनको आगे आने नहीं दे रहे। बिल्कुल, शाबाश, बहुत अच्छी बात। देखें, अब तक हमने जो बात की, कहा मुस्लिम्स एलूफनेस फ्रॉम पॉलिटिक्स, सियासत से दूर रहो, हो गए सियासत से दूर। अगली बात अब आपकी आ रही है, जो हमारी आप कह रही हैं कि सियासत से दूर हो भी जाएंगे तो इतना लंबा अरसा ये रूल में रहे हुए हैं तो समहाउ ये कोशिश करते रहेंगे रूल में आने की दोबारा। तो सर सैयद ने कहा भाई लॉयल हो जाओ ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ। समझ आई मारिया बात? अब जी सर, अब तो लॉयल हो गए, और इन कैपेबिलिटी को कैसे दूर करना है? सर सैयद ने कहा मुस्लिम्स स्टार्ट गेटिंग मॉडर्न एजुकेशन,
ये जो पॉलिसी मैंने आपको सर सैयद अहमद खान की बताई, ये पॉलिसी है ट्रिनिटी पॉलिसी, इट इज नोन एज TRINITY, ट्रिनिटी पॉलिसी ऑफ सर सैयद अहमद खान। यानी ट्रिनिटी पॉलिसी में सर सैयद ने मुसलमानों को कहा कि ट्राई टू बिकम लॉयल विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ट्राई टू गेट अलूफनेस फ्रॉम द पॉलिटिक्स एंड ट्राई टू गेट द मॉडर्न एजुकेशन। देखिए ये चक्कर क्या चल रहा है, मुसलमानों को जॉब्स नहीं मिल रही, तो सर सैयद ने मुसलमानों को इकोनॉमिक एस्पेक्ट में ठीक करना था, सोशल एस्पेक्ट में ठीक करना था, रिलीजियस एस्पेक्ट में ठीक करना था, और एज अ नेशन ठीक रखना था। तो बात यह है कि सोशल एस्पेक्ट कैसे ठीक होगा, जब इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होगी। तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी मारिया कैसे आएगी, वो आएगी जॉब्स से। ओके, पढ़ने लिखने से और फिर जॉब से। अभी तो इस टाइम पे तो पढ़ भी जॉब्स कहां से आएंगी, जॉब्स आएंगी एजुकेशन से। तो मैं ये कहता हूं कि 2 इंटरव्यू करके आपको दिखाता हूं। पहला इंटरव्यू, हाँ भाई आओ, क्या नाम है जी? मेरा नाम आनंद शर्मा है। कहा आनंद पहले क्या कितनी जमातें पढ़े हुए हो? उसने कहा सर आई हैव पास 8 स्टैंडर्ड्स, 8 जमातें पढ़ी हुई हैं। कहा सॉरी आनंद, दिस जॉब इज फॉर अ पर्सन हु हैज क्लियर्ड 10 स्टैंडर्ड्स, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। इससे क्या साबित हुआ मारिया कि अगर आनंद ने 10 जमातें पढ़ी होती तो उसको वो जॉब मिल सकती थी? जी पॉसिबिलिटी थी सर, पॉसिबिलिटी थी। ओके हो गया। अच्छा दूसरा इंटरव्यू करते हैं। हाँ जी, क्या नाम है जी? अब्दुल्ला। कहता है आउट। समझ आई आपको बात? जी यानी अब्दुल्ला को तो मुसलमान होने के नाते नाम सुनते ही निकाल दिया। तो नो मैटर अब्दुल्ला ने पीएचडी भी की होती तो उसको जॉब नहीं मिलनी थी। क्यों? वहां तक तो बात ही नहीं ना गई इंटरव्यू में, सिर्फ नाम सुन के निकाल दिया कि मुसलमान है। तो भाई बात यह है कि आपको उनके साथ लॉयल होना पड़ेगा। क्यों नाम सुनते ही कहा गेट आउट? इसलिए कि दुश्मनी है। वो हमें समझते हैं कि हमारे दुश्मन हैं, वो ये समझते हैं ये हमारे से लॉयल नहीं है। तो पहले तो उनको लॉयल बन के दिखाएं, पहले उनको फियर दूर करें, अलूफनेस फ्रॉम पॉलिटिक्स इख्तियार करके, फिर आए बैठे इंटरव्यू दें। अच्छा जी, लॉयल्टी भी हासिल कर ली और उनकी एनिमिटी भी खत्म कर दी, फियर भी खत्म कर दिया अलूफनेस फ्रॉम पॉलिटिक्स से। मारिया फिर यही इंटरव्यू करते हैं। आए जी बैठे, क्या नाम है जी? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला ओके फाइन, वेलकम, बैठो, हैव अ कप ऑफ टी। इसका क्या मतलब है कि दुश्मनी हैज बीन, एनिमिटी हैज बीन रिमूव्ड। यस नो मारिया? जी सर, कम हो गई है। अगला सवाल, अब्दुल्ला क्या पढ़े हुए हो? कहता है जी 2 जमातें पढ़ी हुई हैं, उसके अलावा मदरसे में तालीम हासिल की। उन्होंने कहा सॉरी अब्दुल्ला, ये जॉब्स उस आदमी के लिए है जिसने 10 स्टैंडर्ड्स पास किए हुए हैं। तो साबित ये हुआ कि ना सिर्फ उनसे लॉयल्टी शो करनी है, बल्कि उनका फियर भी दूर करना है कि हम उनके कंपेटिटर्स हैं, अलूफनेस फ्रॉम पॉलिटिक्स इख्तियार करके, और साथ ही साथ मॉडर्न एजुकेशन भी हासिल करनी है। तो मॉडर्न एजुकेशन हासिल करना भी जरूरी था। वे जो आपका लॉयल्टी का लेवल है ब्रिटिशर्स के साथ, वो साबित करना भी जरूरी था, और उनका ये फियर कि हम उनके कंपेटिटर हैं, ये दूर करना भी जरूरी था। वो मोहब्बत भी जरूरी थी, और बिछड़ना जरूरी था, है ना? माशाल्लाह, ये आईक्यू लेवल चाहिए मारिया, ये अच्छा जी, तो देखें सर सैयद ने अपनी ट्रिनिटी पॉलिसी से ये लॉयल्टी भी मुसलमानों को लॉयल होने की तरफ लेके आए, अलूफनेस फ्रॉम पॉलिटिक्स करवा के कंपैरेटर वाला फियर भी हटाया ब्रिटिशर्स का, और मॉडर्न एजुकेशन भी दिलाई। तो मुसलमानों को जॉब्स मिलने लगी। जरा तवज्जो से पूरा चेन सुनिएगा जो बनाने लगा हूं कि व्हेन सर सैयद रिमूव्ड द एलिमेंट ऑफ फियर फ्रॉम द ब्रिटिशर्स दैट मुस्लिम्स वर देयर कंपेटिटर with the help of aloofness from politics, and Sir Sayyid convinced the Muslims to become loyal with the British government, and he also provided them modern education. Then Muslims started getting the jobs. जब jobs मिली तो with the help of those jobs Muslims started to attain the economic prosperity. When they managed to get the economic prosperity, they started enjoying the social respect. When they started enjoying the social respect, तो उससे क्या हुआ
कि आपके जब सोशल रिस्पेक्ट होती है तो आपके रिलीजियस रिस्पेक्ट बनती है, और जब आपके रिलीजन की रिस्पेक्ट होती है तो एज अ नेशन यू आर रिकॉग्नाइज्ड एज सेपरेट फ्रॉम द अदर्स। तो साबित ये हुआ कि लॉयल्टी हासिल करना जरूरी था, उनका फियर दूर करना जरूरी था, एजुकेशन हासिल करना, मॉडर्न एजुकेशन हासिल करना जरूरी था, और ये सब कुछ हुआ तो जॉब्स मिली तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आई, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आई तो सोशल रिस्पेक्ट आई, सोशल रिस्पेक्ट आई तो रिलीजन की रिस्पेक्ट हुई, रिलीजन की रिस्पेक्ट हुई तो एज ए नेशन आप सेपरेट रहे। और ये बात समझ में आती है? जी सर, समझ तो आ सर रही है। सैयद अहमद खान के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, अब उसकी तरफ मैं आता हूं तो आपको बड़े आराम से बात समझ आ जाएगी, हमेशा याद भी रहेगी कि सर सैयद मुसलमानों को इकोनॉमिक एजुकेशनल एस्पेक्ट में ठीक करना चाहते थे, सर सैयद मुसलमानों को इकोनॉमिक एस्पेक्ट में ठीक करना चाहते थे, सर सैयद मुसलमानों को सोशल एस्पेक्ट में ठीक करना चाहते थे, सर सैयद मुसलमानों को रिलीजियस एस्पेक्ट में ठीक करना चाहते थे, और सर सैयद मुसलमानों की एज अ नेशन सेपरेट रिकॉग्निशन चाहते थे। ये ऑब्जेक्टिव्स हैं अलीगढ़ मूवमेंट के। तो जब इतने बड़े बड़े काम करने हो तो ये सारे बड़े बड़े काम बंदा अकेला नहीं कर सकता। मोहम्मद अमीर हमजा कहते हैं जी सर कौन म्यूट का कौन कह रहा है भाई? मारिया रेशम कह रही है सर मैं, मारिया रेशम म्यूट हो गई है जी, वो कहते हैं अनम्यूट नहीं हो रहा, एडमिन विल हैव टू डू दैट। मारिया रेशम को जी अनम्यूट करें। सर हो गया, गया। वेरी गुड। तो मेरी बात, मारिया चेन टूटा तो नहीं बात का? नहीं सर, अच्छा इकोनॉमिक जी, जब इतने बड़े बड़े काम करने हो तो वो बंदा अकेला नहीं कर सकता। इसलिए हम देखते हैं कि सर सैयद अहमद खान के साथ अल्ताफ हुसैन हाली हैं, शिबली नोमानी हैं, मोहसिनुल मलिक हैं, वकारुल मलिक हैं, अली बिल ग्रामी हैं, मौलवी चिराग अली साहब हैं, डिप्टी नजीर अहमद हैं, ये सब लोग शामिल हैं। और सर सैयद ने 1859 में मुरादाबाद में स्कूल बनाया, 1863 में गाजीपुर में स्कूल बनाया, एक ब्रिटिश एक वो क्या है वो साइंटिफिक सोसाइटी, ब्रिटिश साइंटिफिक सोसाइटी बनाई। ये क्या काम करते? वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी वट एवर न्यू इनोवेशंस एंड इन्वेंशंस वर टेकिंग प्लेस इन इंग्लैंड, उसको ये उर्दू में ट्रांसलेट करके छापते थे ब्रिटिश साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से, जिससे कि यहाँ के लोगों में भी अवेयरनेस जो है वो आती रहे। इकरा ज़ैनब कहती हैं सर ये नेम्स याद रखने हैं। जी बिल्कुल, आपको खुद ही याद रह जाएंगे, नोट्स में लिखे में पढ़ लें। 7 नेम टोटल, वैसे तो बेशुमार थे, ये 7 मेन लोग हैं जिन्होंने सर सैयद का साथ दिया था। पढ़ लें, अच्छी बात है, आपको नाम पता होने चाहिए। तो इतने कारनामों के बावजूद सर सैयद अहमद खान के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि सर सैयद तुम तो काफरों के एजेंट हो, सर सैयद तुम तो ब्रिटिशर्स के एजेंट हो। जुमला सुने, सर सैयद यू इंप्लीमेंट द एजेंडा ऑफ द ब्रिटिशर्स। ये जो बातें ये लोग जो कह रहे थे, हैड दे बीन सम ऑर्डिनरी पीपल तो देयर आर्गुमेंट्स वुड हैव बीन इग्नोर्ड वेरी इजीली। छोड़ो बड़े जो भी कह रहे हैं इन्हें का पता, लेकिन ये आम लोग नहीं है भाई, ये बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं। इनका तारीख में अपना बड़ा कद है, बड़ा ग्रैंडर है इनका। जैसे कि इनमें मौलवी फजलुर रहमान हैं, असली वाले जिन्होंने देवबंद फॉर्म किया था। मौलवी जुल्फिकार अली साहब हैं, हाजी सैयद आबिद हुसैन हैं। ये बड़े बड़े लोग हैं, इनका अपना बड़ा कद है। तो ये कहते हैं कि सर सैयद तुम ब्रिटिशर्स के एजेंट हो। जुमला लिखे, इसको डब्बे में डालें, इस पे कल बात करूंगा, साबित करूंगा। वो कहते हैं सर सैयद यू इंप्लीमेंट द एजेंडा ऑफ द ब्रिटिशर्स। ठीक है जनाब, कल इस पे लोग उस वक्त क्या कह रहे थे? पीपल हु वर क्रिटिसाइजिंग सर सैयद, जो कौन क्या कह रही हो बेटे? तो लोग सर सैयद को क्रिटिसाइज कर रहे थे, व्हाट वर दे डूइंग ड्यूरिंग दैट टाइम? लाइक उनको वो क्या प्रमोट करना चाह रहे थे? वो रिलीजियस जो है स्कूल ऑफ थॉट, इससे बिलोंग करते थे और उन्होंने दारुल उलूम देवबंद बनाया था। तो उन पे बाद में बात करेंगे। अभी तो ये बात हो रही कि वो सर सैयद को क्रिटिसाइज करते, इसलिए वो कहते थे कि सर सैयद यू आर हैविंग मटेरियलिस्टिक अप्रोच, आप हमारे बच्चों को मजहब से दूर ले जा रहे हैं, तफसीर से, कुरान से, फिका से, हदीस से दूर ले जा रहे हैं, इस्लामिक नॉर्म्स जो है बेसिक्स उनसे दूर ले जा रहे हैं, इस्लाम की जो नोबल डीड्स हैं उनसे दूर ले जा रहे हैं। वो ये कहते थे सर सैयद को। ठीक है, मेनली वो कहते हैं कि सर सैयद यू इंप्लीमेंट द एजेंडा ऑफ द
ब्रिटिशर। इसको बॉक्स में डाल दें जी, कल इस पे बात करेंगे। मोर ओवर हम ये देखेंगे कि सर सैयद के बारे में जो कहते हैं, 20 नंबर का जो सवाल आता है कि सर वेदर सर सैयद वाज अ प्रो ब्रिटिशर और नॉट, डिस्कस। तो इस पे भी हम बड़ी तफसील से बात करेंगे कि क्या सर सैयद अहमद खान वाकई प्रो ब्रिटिशर थे या नहीं थे। इस सब कुछ हम देखेंगे कब मारिया, अगले धारावाहिक में। ठीक है जनाब। जी सर। सो जेंटलमैन, मारिया मैंने क्या कहना है ये रिपीट कर सकती हो? सर हम देखेंगे कि सर सैयद प्रो ब्रिटिश थे या नहीं थे। ये नहीं, आगे। सो जेंटलमैन, व्हाटसोएवर वी हैव ट्राइड टू डिस्कस टुडे, repeat it, complete it and concrete it, and never let it know to anybody else how simple it is. आगे क्या है? सर हमने याद करना नहीं है, याद रखना है। सब कुछ क्या है बेकार है। बस you people are precious, कितने we're very very precious, so try to take good care of yourselves and try to become what the best possible sons or daughters of your parents. इसके अलावा ना दुनिया में ना आखिरत में कामयाबी का और कोई रास्ता नहीं है। See you all next time. Keep flying and enjoying it. सलमान काज़मी साइनिंग ऑफ। से पहले आपके सवाल का जवाब देके जा रहा हूँ नूरुल हुदा के, कि कल जब हम नेक्स्ट टाइम जब इस अरसे पे बात करेंगे तो इस पे जो क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आते हैं, कैसे आ सकते हैं और हमने उन्हें हैंडल कैसे करना है, उस पर भी बात करेंगे। सलमान काज़मी साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़ सर, थैंक यू।